अच्छा, आप लोगों ने अभी बदीन के अंदर एक प्रोजेक्ट किया है. इट्स कॉल्ड डिजिटाइज बदीन. ओके. हमने किया ये है कि बदीन को हम पूरा डिजिटाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पॉस इनेबलमेंट ओके. तमाम रिटेलर्स पे एंड QR इनेबलमेंट. ओके. सबसे बड़ा एडवांटेज मेरी नज़र में तो डिजिटाइजेशन और डिजिटल पेमेंट्स का ये है कि आपके पास सब ट्रैक हो जाएगा कि जो 250 मिलियन लोग हैं इनका एक्सपेंस हो कहाँ रहा है. टारगेटिंग दोज फ्रीक्वेंट COD अब्यूजर्स नाउ. अच्छा. बाय दैट आई मीन वो कौन से लोग हैं लोकेशन वाइज, एरिया वाइज या और अदर डिटेल्स वाइज जो कि ऑर्डर मंगवाते हैं और रिटर्न करते हैं बहुत ज़्यादा. आई वॉज वेरी यंग, आई ऑलवेज यूज टू राइट इट. मेरे फादर बोलते थे जो चीज़ लिख लोगे ना वो हमेशा याद रहेगी. सो मेरी आदत थी एक, जो मैं याद भी चीज़ें करता था उसको मैं एक दफ़ा लिख लेता था. सो 2019 में आई मेड अ डिसीजन. आई डाइवर्टेड ऑल माई अटेंशन टुवर्ड्स लिंक्डइन एंड आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग. अस्सलाम वालेकुम. आज मेरे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है रज़ा. रज़ा इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्विच. ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब और फिर उसके बाद ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड स्टार्टअप में ज्वाइन किया इन्होंने. स्विच इज़ अ फिनटेक कंपनी. ही इज़ ऑल्सो अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर and a lot of other things. So without further ado, let's talk to Raza. Assalamu alaikum, Raza. Walaikum assalam, Saptan. Thank you very much for the introduction. Glad that you've made it over here to this podcast. Thank you very much for having me. So first of all, we'll start with the most basic question जो मैं सबसे पूछता हूँ, और वो ये है कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक जो सफ़र रहा उसमें, because you've come to the payment side, the fintech side, तो क्या, and I think you have more than 17 years of experience. So उस वक्त क्या बैंकिंग से स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, and how did you made it here? So right during the graduation, I got an opportunity to work with Citibank. Citibank's local operations that were happening in Karachi. So वो हुआ. I spent good a year and a half in that. फिर उसके बाद I got an opportunity to go and pursue my studies further in London. When I came back, I joined one of the best experiences of my life in a company which is Telenor. So उसमें वहाँ से मैंने शुरू किया. So I did digital banking or banking to an extent initially, but then I got linked or associated with technology company like Telenor, and then the journey grew with it. तो सिटी बैंक से पढ़ाई करने इंग्लैंड गए तो क्या मास्टर्स करने गए थे, बैचलर्स करने गए थे, व्हाट डिड यू डू? नहीं, बैचलर्स ही. सो मैं यहाँ परसू कर रहा था. अच्छा. बट देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. सो मैंने कहा यार तो सिटी बैंक ज्वाइन कर लिया था? सिटी बैंक ज्वाइन कर लिया, बट दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन, दैट वाज नॉट अ परमानेंट रोल. यूनिवर्सिटी के साथ साथ वो चला रहे थे? यस. ओके. और वहाँ जाके क्या पढ़ा फिर इंग्लैंड में सो जाके? आई डिड बिजनेस मैनेजमेंट ओवर देयर. अच्छा. और वहाँ पे कुछ अच्छी लर्निंग्स हुई. तो रही नहीं वहाँ पे, एसोसिएटेड. वापस आ गए? आज तो सब वापस जाने के लिए तैयार बैठे हुए कि यार बस किसी तरह से हमें किसी मुल्क का वीज़ा मिल जाए. तो वही वालों ने भी मना कर दिया अब तो आने से. तो अब आप वापस क्यों आ गए? कि व्हाट मेड यू कम बैक टू पाकिस्तान? अच्छा, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स वर हैपनिंग इन पाकिस्तान इन देम डेज. ये 2007 था. ओके. जबकि बूम था बैंकिंग का भी टू एन Okay. एक्सटेंट, एंड टेलकोस का तो बहुत ज़्यादा. तो मैं आया जब था वापस आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मेरा इरादा ये था कि अभी थोड़ा चिल करूँगा. वहाँ जॉब भी यकीनन करनी पड़ती थी, पढ़ाई भी साथ चल रही थी. तो आई डिड गिव माई हार्ट एंड सोल टू इट इज़ वेल. तो मैं इनिशियली ये सोच रहा था कि एक आध महीने में रिलैक्स करूँगा, देन आई विल सी ओके. व्हाट्स इन इट फॉर मी. ड्यूरिंग दैट टाइम किसी ने मुझे, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया कि यार टेलीनॉर में अपॉर्चुनिटी है. सेड यार मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ, अभी तो आई एम रिलैक्सिंग. उसने कहा यार CV तो शेयर करो. ओके. CV शेयर की, HR से मुलाकात हुई. वो डिस्कशन जो स्टार्ट हुआ था रोल से रिलेटेड, वो कहीं और चला गया. एक्सपीरियंसेस, इंटरनेशनल एजुकेशन, लाइफ इन लंदन के ऊपर वो शायद बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई कि इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन, एंड प्रॉब्ली दैट वाज समथिंग दैट दे वर लुकिंग फॉर एज वेल. उसके 20 दिन के बाद ऑफ़र प्लेस हो गई. ऑफ़र प्लेस होना था टेलीनॉर की तरफ से, पर्क्स, बेनिफिट्स, ऑल देम थिंग्स वर एडेड. सो इट स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. ऑल द गुड थिंग्स दैट आई रेड एंड हर्ड फ्रॉम पीपल कि कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बेस्ट बेनिफिट्स हो सकते हैं, all of them were provided from the word go. So that's how it happened. वो आपने मांगा भी rest नहीं is था और history. आपको वो बेनिफिट्स और वो जो एनवायरनमेंट था, I did कल्चर not था. know much of it, of course, seriously. मुझे मतलब पाकिस्तान में ये तो पता था मेडिकल होता है और 2-4 चीज़ें होती हैं. Not like अवे डेज हो रहे हैं, माई डेज हो रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रही है every other week. So there, I mean, this was something for someone who just did graduation, extremely exciting. And then
with the kind of setup, it was actually 2-year-old company within Pakistan. अच्छा, So everything was happening from the scratch as well. अच्छे लोग आ रहे थे, young organization थी, एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा. अच्छा, सो टेलीनॉर में आपका रोल क्या था प्राइमरली? व्हाट वर यू लुकिंग फॉर? एंड क्या बिल्कुल ही आपके लिए एक नई चीज़ थी, तो डिड यू गेट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर दैट एंड हाउ डिड यू लर्न? सो व्हाट वाज योर रोल प्राइमरली? मैं स्टार्ट ऑफ जो किया था वो तो क्रेडिट एंड फ्रॉड डिपार्टमेंट से किया था. इट वाज एक्चुअली रिपोर्टिंग इनटू रेवेन्यू एश्योरेंस डिपार्टमेंट. ओके, उसमें ट्रेनिंग थी यकीनन बहुत ज़्यादा. तो टेलीनॉर क्रेडिट एंड का फ्रॉड, सॉरी क्रेडिट एंड फ्रॉड इन अ टेलीकॉम कंपनी सेलिंग सिम्स टू पीपल, तो उसमें क्रेडिट एंड फ्रॉड का क्या ताल्लुक है और किसका क्रेडिट एंड फ्रॉड आप चेक कर रहे थे? सो क्रेडिट अगर हम बात करें तो बिकॉज SMEs वर ऑन बोर्डेड एज वेल. ओके, सो उनको क्रेडिट कितना इशू कर रहे हैं. लेट्स से हम बात करते हैं कि एक सिम है जिसका डिपॉजिट 1000 रुपीज़ होता है, तो उसकी क्रेडिट लिमिट उतनी बन जाती है. ओके, ऑफ कोर्स SMEs से हम आइडियली तो चाहते थे कि वो डिपॉजिट दें, बट जो नहीं देते थे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके हम उसको एक क्रेडिट असाइन कर देते थे कि भाई आपको ये लेट्स से 100,000 की लिमिट असाइन हो गई है, यू कैन यूज़ दैट फॉर मल्टीपल सिम्स ओके, whatever or however you want to use it. एक तो वो था. एंड देन फिर फ्रॉड से रिलेटेड अभी भी हम देखते हैं कि सिम रिलेटेड फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं. जी, उस वक्त जी। ये था कि बायोमेट्रिक वाज नॉट समथिंग विच वाज इन एक्शन इन Okay. दैम डेज. सो इशुएंस कहीं से भी किसी की भी हो जाती थी. Okay. उनको ट्रेस करना, ट्रैक करना, किसका बैलेंस कहाँ यूटिलाइज हुआ, सिस्टम को ब्रीच करते हुए किसने क्या एडवांटेज उठाया. सो ऑल देम थिंग्स वर हैपनिंग. Hmm. Exciting days, and there were a lot of new things which were happening. So from the word go, it was not something that was set up because the company was starting, the department was growing as well. So new experiences. Sometimes we had to, I mean, there were days when I had to volunteer for spending nights in the office as well to run monitorings. Okay. तो आई मीन अब तो वो जर्नी ऐसा लगता है कि यार नॉस्टैल्जिया हो रहा है, अभी मैं बात भी कर रहा हूँ उसके बारे में. बट एक्साइटिंग टाइम्स दे वर एंड Okay. दे रियली हेल्प, नॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ओनली, but in terms of giving your 100% to the organization. And then because the organization was taking care of it, so it was a very good relationship for both. तो ये आपने नाइट्स लगाई, सब कुछ लगाया, तो इसकी क्या वजह ये थी कि आपको काम बहुत पसंद आ रहा था, या आपको कंपनी का जो चीज़ कंपनी ने आपके लिए टेक केयर की हुई थी, आपने बोला यार दिस इज़ माय ड्यूटी एज वेल टू डिलीवर द वर्क दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ मी, एंड इट्स अ न्यू कंपनी? बिकॉज अगर देखा जाए तो टेलीनॉर भी उस वक्त एक स्टार्टअप मोड में थी, एक ग्रोइंग फेज में थी, और हर चीज़ फिगर्ड आउट नहीं होगी, राइट? इवन रोल्स भी इतने ज़्यादा आई एम श्योर डिफाइन एक होते ही है, लेकिन उसके बाद भी एक कहीं ना कहीं आके उसके अंदर होता होगा ग्रे एरिया कि नहीं यार ये भी काम करना पड़ रहा है, जो कि नहीं था. तो हाउ डिड यू टेक दैट एज एन एम्प्लॉय, और आपको क्या लगता है आज वो आपके लिए कितना उसने वो आपको हेल्प कर रहा है वो? बहुत अच्छा सवाल है आपका. सो एक्साइटमेंट तो थी, पहली बात तो ये बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन वॉज टेकिंग केयर ऑफ यू, द कल्चर वॉज सो गुड, it was a young organization, so everything was so relatable with each other, and there were smart people as well, and of course I was looking up to them. How do I step up and play my role in terms of growth of organization या minimizing the loss for organization? So वो सारी चीज़ें थी. फिर उन चीज़ों ने ये भी सिखाया कि भाई बहुत सारी चीज़ें सिस्टम्स तो हम अच्छे बना लेते हैं, बट ब्रीचेस भी होते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है. वो सारी लर्निंग्स थी जिन्होंने हमें हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग बेटर सोल्यूशंस, बिकॉज हम इनोवेशन के ऊपर भी या इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर भी काम करते थे. सो वो रिपोर्ट्स को समझना, वो नाइट्स लगाना, उनका रिटर्न रिवॉर्ड मिलना, वो तो एक्साइटमेंट थी. बट क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो रही थी, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत मीनिंगफुल साबित हो रहा था उसके सो लिए. यू वर देयर फॉर 9 years. यस. एंड तो उसमें क्या प्रोग्रेस रही आपकी, क्या लाइक टिल व्हाट डिड यू बिकम नेक्स्ट आफ्टर दैट, एंड वाज इट अ चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, या वाज इट समथिंग दैट यू आस्क्ड फॉर, या आपको कंपनी ने कहा कि नहीं आई थिंक यू फिट हियर और वी नीड यू रज़ा, वी नीड यू हियर? तो वो क्या था, वो किस तरह से रहा? Acha, I worked in 4 different departments within those 8.5 to almost 9 years. And Alhamdulillah, Allah has been extremely kind in terms of getting picked up for certain roles. Although credit and fraud was a very finance related or a back office kind of role, but because I like to talk to people, so I was interacting with different people at different levels as well. So some of them picked me up later on. After a year and a half, I was picked up for a role in sales and distribution department, where I was responsible for the postpaid sales within South region, which comprised of Sindh and Balochistan. So I was not directly selling them things, but I was managing the franchises or the franchise network
within Sindh and Balochistan, and we were doing SIM sales from Gwadar, Turbat, Quetta till Karachi as well. वो तो गोल्डन डेज थे आई थिंक टेलीकॉम के आई थिंक एवरीवन वांटेड टू गेट अ फ्रेंचाइज एंड आई थिंक फ्रेंचाइज की अपनी एक डिमांड थी और वो आई थिंक टेलीकॉम प्लेयर्स वर picking and choosing which one and who to give and there were also a lot of restrictions तो must have been an experience to go through that तो फिर वो टेलीनॉर के बाद फिर क्या रहा फिर वहाँ से कहाँ गए फिर बैंक गए आई थिंक यूबीएल was So it after UBL? spending good 8 years in 4 different departments like credit and fraud, it was sales and distribution, then it was sales planning in head office. That was a very enriching experience as well. Then I had to come back for family reasons to Karachi, where I was responsible for the key account management. And then I moved out towards Jazz for a brief period, where I was taking care of GSM as well as the long haul connectivity of Jazz. And then somehow, luckily, you will say, luck had a lot of part to play in my journey, obviously. So UBL Omni was there in Karachi, but they were looking for someone who had sales planning experience, mobile financial services experience, and that person had to be based out of Karachi. Okay. So that person somehow happened to be me. Okay. So their head of branchless banking, Amir Hamid Saab, reached out to me. We connected on LinkedIn, and another coincidence, he messaged me at a time when I was in Lahore. Okay. So I said, okay, when I'll come back from Lahore, we will meet up. He said, I am in Lahore as well. Why don't we meet up here? Okay. That's how it happened. So later on, after some time, after the due process and everything, I joined UBL Omni, where I was there for good 2.5 years. When UBL was moving from a more digital bank to more traditional bank to a more digital bank. Okay. So UBL's digital app was being introduced. UBL Omni was happening. We were working on POS issuance. We were working on payment gateway issuance. So a lot of digital things were happening, and that's where I believe my journey towards digital payments happened, because I met, of course, within the organization, some of the nicest people, but then I met someone who guided me in Visa. He was the country head of Visa, Kamil Saab. So he guided me about something which has stuck with me and has really helped me in my career. He told me about the payment systems review report. That if you want to create a difference, or you want to talk in a concrete way to someone, you have got to have complete knowledge about this report. And from that day onwards, I read it, I try and memorize whatever I can, and that's what I tell people, that if you want to do anything with the payments, you have got to have these numbers with you, so that you, of course, can plan the way forward. And also, when you're talking to someone, you need to know the numbers. I mean, I cannot simply say that 250 million people are looking for digital payments. True. But which payment method, how they are currently operating, what is the need of the hour, which payment method is attractive, all them things. So ये जो आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो कि एवरी क्वार्टर आई थिंक रिलीज़ होती है. इसकी वेबसाइट पे आई थिंक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जिसके ऊपर इतनी एक चीज़ लिखी आती है कि पाकिस्तान में कितने ATM है, पाकिस्तान में कितने पॉस मशीन है, कितने पॉस मशीन पे ट्रांजैक्शंस होती है. उसी आई थिंक उसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट्स वो गोल्ड रिपोर्ट है. मतलब आई थिंक वो पाकिस्तान की अगर पेमेंट इंडस्ट्री को अगर समझना है तो दैट रिपोर्ट इज़ वेरी इफेक्टिव. एंड आई थिंक इट हैज़ इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट. पहले मुझे याद है जब रिपोर्ट थी तो बहुत ही बेसिक सी एक रिपोर्ट थी, जिसके अंदर आप बोलते थे यार इसका जवाब कहाँ है, यार ये चीज़ नहीं समझ में आ रही. अब उन्होंने उसको इतना बाइफिकेट कर दिया है बाय चैनल, बाय आई थिंक इवन इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, और आई थिंक उसमें तो अब ब्रांड्स के भी शायद नाम आ जाते, उसके नज़र आ जाते हैं कि यार कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है. बैंक्स वाइज तो आ बैंक्स गया है तो आ रहे यकीनन, बट अभी खैर पेमेंट मेथड्स वाइज भी आना शुरू हो गया है. इंडिविजुअल पेमेंट मेथड्स की क्या अट्रैक्शन है, सो मतलब उसकी डिटेलिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल, बहुत अब तो मतलब शदीद. सो दैट हेल्प यू. तो उसने आपको हेल्प किया व्हेन यू वर ऑब्वियसली वर्किंग एट UBL Omni. सो UBL Omni क्या कर रहा था उस वक्त, और they were building a branchless banking, they were trying to tap the untapped segment through UBL Omni. What were they doing? And actually, there are very few people who know actually that UBL Omni was the first branchless banking player that got the license from State Bank of Pakistan. okay. But because Easy Paisa was the first one to market it, so they became the household name. So everybody associates
branchless banking in Pakistan with easy पैसा. जी हाँ, सही है. So खैर वो हो रहा था. UBL Omni ने फिर अपनी जर्नी बिल्ड की, आहिस्ता आहिस्ता हम रेल्स बिल्ड करते रहे. सो हम रेलवे की डिजिटाइजेशन कर रहे थे. रेलवे की पेमेंट्स वर एक्सेप्टेड एट UBL Omni. वी वर डूइंग BISP प्रोग्राम एंड सो मैनी अदर प्रोग्राम्स विद इन द रूरल एरियाज. जैसे सिंध SRSO के डिसबर्समेंट्स कर रहे थे, उनकी कलेक्शंस कर रहे थे. Okay. A lot of them things were happening. Okay. We were trying to digitize. I remember when Baikia came into Pakistan, we had a partnership with them as well. Okay. जिसमें हम उनके जो राइडर्स थे, राइडर्स नहीं, वो जो बाइकर्स होते हैं, बाइकर्स हैं. उनके मोबाइल अकाउंट्स खोलते थे. उसके अंदर उनके अमाउंट आता था. Okay. बाइकिया उनको डिसबर्स करता था. उस ज़माने में तो फाइल फॉर्मेट में होता था, अब तो API के थ्रू होता है. Okay. सो वो वाले काम किए. काफ़ी मुझे ऐसा लगता था कि हमने वहाँ पे काफ़ी न्यू एंड एक्साइटिंग चीज़ें की. शायद उसके आउटकम आते आते थोड़ा टाइम लगा, शायद वो वक्त से पहले हो गई, मुझे ऐसा लगता है. बट उसकी वजह से लर्निंग बहुत आई, उसकी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत बढ़ी, उसकी वजह से ये पता चला कि आपको किस सोल्यूशन को लेके चलना है, उसकी जर्नी क्या होगी. क्योंकि उस वक्त डिजिटल नेटिव्स कम थे पाकिस्तान में. Okay. ट्रेडिशनल बिजनेसेस ज़्यादा होते थे. सो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. देयर वाज अ गैप, इन माय ओपिनियन देयर वाज अ गैप इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेयर एंड द सर्विस और द प्रोडक्ट विच वाज रेडी विद द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो वो ब्रिज करना, हमने वो टाइम भी देखा कि जब फिनटेक्स या डिजिटल नेटिव्स अप्रोच करते थे बैंक्स को और फिर बैंक्स उनको ड्यू टाइम में रिस्पॉन्स देते थे, टू अ टाइम जब बैंक्स कहते थे कि यार हमें फिनटेक से या हमें डिजिटल नेटिव से बात करनी है सो दैट वी कैन डिज़ाइन द प्रोडक्ट टुगेदर. सो वो जर्नी देखी, वो 2-2.5 साल में काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई चीज़ें. तो वो बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा. फिर वहाँ पे आई वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द साउथ रीजन इन टर्म्स ऑफ पेमेंट गेटवे एज वेल एज पॉस डिप्लॉयमेंट्स. वो ट्रेडिशनल पॉस थे जो अभी भी होते हैं. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की एक्सेप्टेंस थी. टैप एंड पे उस ज़माने में था नहीं, तो इंसर्ट या स्वाइप वाली टेक्नोलॉजी चलती थी. सो व्हेन ऑब्वियसली यू वर एट UBL, तो वहाँ पर एंड यू वर बिल्डिंग दिस, तो क्या आपने क्या देखा, फ्रिक्शन नज़र आ रही थी आपको कि यार, जैसे लेट्स से आपने एग्जांपल दी बाइकिया की, बाइकिया इज़ देयर, बैंक इज़ देयर, और ये कह रहे हैं कि यार ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है कैश इन का, या हमने उनको जो ना वो इनेबल करना है ताकि उनकी जो पेमेंट्स है मंथली या वीकली, जो उनके पे आउट्स है, कमीशन पे आउट्स है, हमें उनको करना है. तो आपको नज़र आता था कि यार ये मर्चेंट्स आर जो ना नॉट एक्सेप्टिंग दिस, कि यार ये क्या ज़रूरत है ये करने की, हम कोई और तरीके से कर लेते, या हमारा अकाउंट खुला हुआ है पहले से कहीं और पर, तो आप हमें वहाँ ट्रांसफ़र कर दे, आप हमारे लिए ये वाला अकाउंट क्यों खोल रहे. एंड डू यू थिंक हैव यू मूव पास्ट दैट नाउ, और इज़ दिस स्टिल यू आर सीइंग दिस एज क्या फ्रिक्शन अभी भी है, आपको नज़र आती है ऑन एडॉप्शन? अच्छा देखिए, एडॉप्शन का मुझे शुरू से ये आइडिया तो हो गया था इस बारे में कि ये एडॉप्शन इंडिविजुअल के कहने से तो नहीं आएगी. इट विल ऑलवेज बी मर्चेंट ड्रिवन. सो जो मर्चेंट्स उस वक्त फोकस कर रहे थे वो ही अपने कस्टमर को बोलते थे कि यार हमें इस तरीके से पेमेंट चाहिए, या हम आपको जो डिसबर्समेंट करेंगे वो इस मेथड से करेंगे. एंड व्हेन मर्चेंट वाज इन्फोर्सिंग इट, देन थिंग्स वर हैपनिंग. ओके. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ये देखते हैं कि हम कस्टमर को ये लीवरेज दें कि डिस्काउंट के थ्रू इंटाइस करें या करें, वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म रहा है. वी सॉ व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ QR पेमेंट्स. व्हेन द डिस्काउंट्स वर देयर, massive payments were happening. As soon as the discount was pulled out of the system, we did not see any traction. और ये चिकन एंड एग सिचुएशन अभी तक QR के साथ चल रही है. बट मैं मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इसका कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए आपस में बिजनेस को और जो B2B साइट्स हैं, ताकि हम वो सोल्यूशन क्रिएट करें, वो वैल्यू क्रिएट करें जिसमें हम मर्चेंट के साथ मिलके ये ड्राइव करें, रादर देन B2C कस्टमर की तरफ जाएं, जो कि एफर्ट भी आपका ज़्यादा रिक्वायर करता है, उसमें आपकी स्टिकीनेस भी कम है, क्योंकि अगर आप वो ऑफ़र पुल करेंगे वो किसी और साइट पे चला जाएगा. वेरेज अगर मर्चेंट ये समझ रहे हैं ना कि मुझे इस पेमेंट मेथड में या इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से फ़ायदा हो रहा है, सो मर्चेंट फिर अपनी जर्नी उस हिसाब से बिल्ड करेगा. एंड इफ़ यू हैव द कस्टमर हु आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी, यू विल डेफिनेटली बाउंड टू सक्सीड. सो एडॉप्शन सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, स्टिकीनेस इज़ द वैसे एक थोड़ी रैंडम बात है, लेकिन अभी आपने टेमू का भी देखा होगा कि अब टेमू जो है वो पाकिस्तान के अंदर एकदम जो ना दे हैव स्प्लैश्ड एंड देयर एड्स एंड इट्स एवरीवेयर. जहाँ पे आप जाएंगे, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ जाएंगे आपको उसका ऐड नज़र आ रहा है.
एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पिछले 2 महीने की पुरानी बातें, एंड आई थिंक मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, शायद मेरा सर्कल है, नेटवर्क है, लेकिन सब ने एक तो ऑर्डर कर ही लिया है। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब प्री पेमेंट्स ऑर्डर्स है, ठीक है। और मेरी आज किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि दिन के इस वक्त 15,000 ऑर्डर टेमू पाकिस्तान में इस वक्त उनका आ रहा है, शिपमेंट आ रही है 15,000 ऑर्डर्स, दे आर ऑलरेडी एट दैट नंबर एंड दीज आर ऑल प्रीपेड कार्ड्स। सो एक चीज़ जो मुझे ऐसा आई डोंट नो, बट एक ट्रस्ट फैक्टर एक तो टेमू का शायद लोगों का है उसके ऊपर कि अपना कार्ड निकाल के जो ना वो पेमेंट कर रहे हैं, या तो उसके प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू इतनी है कि प्राइस इतनी कम है कि बंदा बोले यार हाँ दिस इज़ वे अबव द वैल्यू एंड आई वांट टू पे थ्रू द कार्ड एंड आई वांट दिस वैल्यू, शायद मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी या पाकिस्तान में ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। What do you think is like driving this thing, and इसका कोई ताल्लुक है हमारे से, यानी can we learn something from this as a payment industry, the way, because at the end of the day आपकी बात बिल्कुल सही है कि B2B, because at the end of the day टीमू भी एक बिजनेस है, और उस बिजनेस ने कहा है कि भाई ये मैं चीज़ दूंगा लेकिन पेमेंट पहले करनी है, ठीक है ना। मैं पेमेंट COD नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ठीक है। आप पाकिस्तान में 95% आज भी हमारा पाकिस्तान है COD, अनफॉर्चुनेटली। लॉजिस्टिक्स कंपनी से बात कर ले तो आपको नंबर सारे पता चल जाते हैं, पेमेंट गेटवे से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी तरफ मार्केट जा रही है, लेकिन लॉजिस्टिक्स कंपनीज नो द रियल फैक्ट्स, राइट। तो हम क्या सीख सकते हैं, एंड इज देयर व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी हियर फॉर एज मर्चेंट्स टू लर्न और एज बिजनेस टू लर्न टू चेंज कस्टमर बिहेवियर ऑन पेमेंट साइड। अच्छा, एक जो फंडामेंटल चीज़ है ना जिसका टेमू को फ़ायदा हुआ है वो है एस्क्रो पेमेंट वाला मेथड। टेमू ने उसी चीज़ को राइट किया है जो कि अली एक्सप्रेस वॉज डूइंग इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अली एक्सप्रेस का चैलेंज लोकल मार्केट में ये था कि डिलीवरीज टिपिकली टेक 45 to 60 डेज़। टेमू ने आके बस मतलब एक वो चीज़ तो एड्रेस की कि उसने डिलीवरीज कर दी, आई थिंक बिकॉज आई हैव मेड दी ऑर्डर्स एज वेल, सो इट हार्डली टेक्स 10 days एंड एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन। आई मीन समहाउ in my experience everything has been 100% reviewed and 100% marks from my side to them. So escrow is definitely a strong point because they are riding on that as well. And मैंने मेरे साथ एक सिचुएशन ये भी हुई ना, रियल सिनेरियो हुआ कि मुझे एक प्रोडक्ट उनकी समझ में नहीं आई आउट ऑफ लेट्स से 4 products दैट आई ऑर्डर्ड। सो जैसे ही मैंने उसका रिफंड क्लेम किया सो उसने मुझे देन एंड देयर ही एक्नॉलेज करके पेमेंट का रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसके बाद उसने सेलर को ट्रांसफ़र ही नहीं किए थे। सो दैट इज़ वन थिंग वी हैव बीन ट्राइंग टू डू इन पाकिस्तान एज वेल, बट इट हैज़ नॉट हैपेंड एज येट। सो एस्क्रो इज़ समथिंग विच हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट, द थिंग दैट यू वर सेइंग। और हमारे यहाँ यही चैलेंज है, हमारे यहाँ ट्रस्ट उन ब्रांड्स पे ज़्यादा है जिनकी आपको फिजिकल आउटलेट नज़र आती है, बिकॉज यू नो कि अगर मुझे कोई चीज़ फॉल्टी मिली या देर से मिली या नहीं मिली, एटलीस्ट आई कैन गो समवेयर वेयर आई कैन टॉक, or maybe I mean if somebody wants they can do renting as well over there. नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक लेकिन एस्क्रो को थोड़ा सा डिफाइन करें, व्हाट डू यू मीन बाय एस्क्रो, बिकॉज टेमू तो पैसे ले रहा है, तो इसमें एस्क्रो कहाँ है फॉर द ऑडियंस क्लैरिटी एंड फॉर ऑल्सो फॉर माई लर्निंग एज वेल। एस्क्रो क्या हो रहा है? एस्क्रो इज टू व्हाट आई अंडरस्टैंड, एस्क्रो इज अ थर्ड पार्टी सेइंग दैट आई एम होल्डिंग द फंड्स ऑन योर बिहाफ, and when when you confirm that you've got what was promised to you, then I will release the funds to the party who has given you this service, right? तो इसमें टेमू एस्क्रो की सर्विस कैसे कर रहा है? वो तो ई कॉमर्स प्लेयर है, वो एस्क्रो कैसे कर रहा है? सो टेमू, बिकॉज टेमू इज़ अ मार्केट प्लेस, अपनी तो प्रोडक्ट नहीं है, ओके, सो बायर एंड सेलर्स को कनेक्ट कर रहा है। उसके पास ये एडवांटेज है कि फॉर एग्जांपल अगर सेलर, मैंने एक पेमेंट की लेट्स से 1000 रुपीज़ की, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से कर दी वो पेमेंट, प्रोडक्ट मुझे डिलीवर होना है 10 days के बाद, लेट्स से 31 दिसंबर को होना है। अब ये 31 दिसंबर पे अगर हम खड़े हैं, मुझे वो प्रोडक्ट सही मिल गया, मैंने प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ अपने फीडबैक के साथ अपलोड कर दिया, दैट इज़ व्हेन दे विल रिलीज द पेमेंट टू द सेलर। ओके, फॉर सम रीज़न इफ़ द प्रोडक्ट इज़ फॉल्टी, ब्रोकन, नॉट डिलीवर्ड विद इन द टाइम लाइन्स एंड आई रेज अ कंप्लेन, सो दे विल रिटर्न इट। सो इसका थोड़ा सा अगर लोकल हमारी टर्म में बात की जाए तो ऑथ एंड कैप्चर की भी फैसिलिटी होती है। आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस की होगी व्हेन यू गो टू स्टे इन होटल्स, तो वो आपसे पैसे काट लेते, थोड़े से होल्ड करके रख लेते हैं, उसमें से जो एक्चुअल बिल बनता है वो उस एक्चुअल बिल को पुश करते हैं और जो ऑथ हुआ हुआ अमाउंट होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं। सो ये वही वाली फंक्शनैलिटी है। पेमेंट गेटवेज में लोकली ये नहीं होता है, ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर काम करने की, बट फिर वही वाली बात है कि ट्रस्ट डिजिटल नेटिव के ऊपर होना ना, जिसकी सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है, इज़ अ चैलेंज। एक तो हम ये बात करते हैं कि भाई उसके पास
पेमेंट की ऑप्शंस अवेलेबल हों, स्पेशली अगर क्रेडिट डेबिट कार्ड की फैसिलिटी है, पेमेंट गेटवे लगा है, इसका मतलब है उसकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हुई है, कोई गेटवे लगा है तो उसकी हुई भी है. इट शुड गिव सम कॉन्फिडेंस टू द बायर. श्योर. बट अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, COD है, हम्म. सो आपको कुछ नहीं पता भाई. सही मैं बात. एड्रेस DHA का लिखूँ, मैं एड्रेस कहीं और का लिख दूँ, हम्म. you have no way to find out. एब्सोल्युटली. If the product is delivered, good for you. If Hmm. not, what will you do? हम्म. सो ये वाले चैलेंजेस जिसको टेमू ने बहुत अच्छा एड्रेस किया. बट देन और ऑफ कोर्स मार्केटिंग का तो एडवांटेज है उनको, बट उनके पास ये जो ऑप्शन है ना, विच गिव्स कंफर्ट. ओके. एंड व्हेनेवर सच अ न्यू प्लेयर कम्स टू द लोकल मार्केट, दे आर ऑलवेज ऑन अ लुक आउट फॉर एस्क्रो पेमेंट्स. हमें भी कुछ लोग पूछते हैं कि यार ये फैसिलिटी दे सकते हैं, सो हमें ट्रस्ट बिल्ड करने में आसानी होगी, बिकॉज हम यहाँ पे कोई अपना फिजिकल सेटअप नहीं रखना चाहते. हम्म. Okay, let's now come back to आपका करियर जर्नी रहा. Now you are a founding member of Switch. So let's talk about Switch. आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ लैंड कैसे करें? Switch के पास कैसे आ गए? How did you join this company? What is your role there? And what is Switch building? So please tell us. सो आई मीन बिकॉज मैं हमेशा से ही कोलैबोरेशन का, नेटवर्किंग का, रिलेशनशिप का बहुत प्रोपेलेंट रहा हूँ उसके ऊपर कि भाई ये ज़रूर करनी चाहिए आपको. सो व्हेन यू टॉक मोर विद पीपल, यू गेट टू लर्न एंड देन यू गेट टू एक्सप्रेस योर थिंग्स एज वेल. उस एक्सप्रेशन में आपकी वैलिडेशन भी होती है यकीनन. सो व्हेन आई वाज विद पेमॉब, सो हम मिलते थे आपस में. सो जो हमारे अभी करंट को फाउंडर्स हैं, हम आपस में मिलते थे, किसी इवेंट में मिल गए, किसी सेशन में मिल गए. सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट मार्जिन्स एंड ऑल, कि यार इसको ऐसा ना हो कि हमारी आपस की वॉर से कोई थर्ड पार्टी एडवांटेज ले जाए. तो उसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए. ऐसा ना हो कि आप एक्विजिशन के चक्कर में सिर्फ लॉसेस इनकर करें एंड देन आफ्टर अ ईयर और सो यू हैव टू वाइंड अप द बिजनेस. दैट्स नॉट द स्ट्रैटेजी. सो इस तरह से चल रहा था. Switch did not have a payment gateway when we were talking about it. So Switch started in 2023 with retail solution that we have. So it's a retail app which is doing aggregation of mobile top-ups, utility bill payments, and financial services using master franchise agreements Okay. with different banks and branchless banking players. ये बात चल रही थी. So we thought कि हमारा retail का काम तो अच्छा चल रहा है. So why not get into an online payment gateway as well? Okay. I had expertise in that. Somehow they were looking for someone to lead it, and then that's how we came together. We thought, okay, let's establish it, because what financial services or payment gateway will give is financeable data, and then on the basis of that we can build certain products in the future which we are really looking forward to do. So Switch जो है वो essentially to what I understand offers जो एक retailer है उसको सोल्यूशन देता है कि वो अपनी एक दुकान से, छोटी सी दुकान है उसके अंदर, वो हर तरह की पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है. हर तरह की कस्टमर उसके पास आ रहे हैं कि मोबाइल टॉपअप कर दो तो वो मोबाइल के टॉपअप कर सकता है. व्हाट एल्स कैन डू. और उससे पहले वो कैसे सॉल्व कर रहा था? यानी अगर आज स्विच नहीं होता या नहीं था, जब 2023 से पहले स्विच नहीं था, तो वो कैसे सॉल्व कर रहा था? व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक तो खैर बेसिक था. अगर आपने किसी रिटेल आउटलेट के ऊपर ये जो मोबाइल टॉपर्स वाले उस पर विजिट किया हो, तो उनके पास 4 हैंडसेट रखे होते थे. एक पे टेलीनॉर और इजी पैसा चल रहा होता था, एक पे जैज़ और जैज़ कैश चल रहा होता था, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. किसी पे यूबीएल ओमनी होता था. सो वो सब डिस्कनेक्टेड थे आपस में, और वो लिक्विडिटी शेयर करता था रिटेलर ना. उसके चैलेंज ये था कि अगर उसके पास 1 लाख है डेली का बिजनेस करने के लिए, तो 25,000 इधर रखेगा, 30,000 इधर रखेगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. और अगर उसका बैलेंस ख़त्म हो गया किसी चीज़ का और कस्टमर आया, तो उसके बाद 2 ऑप्शन थी. या तो वो किसी को कॉल करेगा कि मुझे क्रेडिट इसमें भेजो, ओके, कितना टाइम लगता है, एक्सपीरियंस ख़राब होता है. दूसरा ये था कि वो कस्टमर को रिटर्न कर दें. तो इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम एज वेल. हमने उसकी अपॉर्चुनिटी को देखा, बिकॉज द अदर को फाउंडर्स दैट वी हैव had extensive experience in terms of franchises and retail networks. So I mean more than a decade experience. So they understood कि इसकी नीड है क्या. हमने एक रैपर क्रिएट किया on top of these different mobile phones or apps that Okay. had, ताकि वो लिक्विडिटी शेयरिंग पे हो. सो पहले ये हो रहा था कि रिटेलर को कैश दिया जाता था और वो लिक्विडिटी को यूज़ करता था. तो हमने ये कर दिया कि चलें, कम से कम वो कैश ही ले रहा था, बट अपना ऑर्डर लगवा के लिक्विडिटी स्प्रेड कर देता था रिटेलर. वो जैस कैश भी करता था, वो बिल पेमेंट भी करता था, वो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट भी यूज़ करता था. अब हमने ये किया है कि अब हमने उसमें रास की इनेबलमेंट की है. ओके, हम सॉफ्ट पॉस की इनेबलमेंट कर रहे हैं. तो हम यही चाह रहे हैं
कि जो कस्टमर से वो कैश लेता था उसको भी इन अ वे डिजिटाइज करें. सो ये भी हो सकता है उसका कि वो गोइंग फॉरवर्ड एक ऐसा रिटेलर हो जिसको बिल पेमेंट्स और टॉपअप्स की ज़रूरत ना हो, बट उसको एक्सेप्टेंस की तो नीड है. उसके बाद कोई ऐसा कस्टमर तो आएगा, फॉर एग्जांपल यू गो टू शॉप सम हाउ, जहाँ पे बिकॉज यू डोंट हैव कैश, यू डोंट कैरी कैश, बट यू हैव अ कार्ड टू मेक द पेमेंट. करंटली वो पेमेंट नहीं कर सकता, बट विद सॉफ्ट पॉज यू विल बी एबल टू मेक दैट टॉप अप. और हो सकता है यू हैव टू बाय समथिंग, मे बी एन FMCG प्रोडक्ट. सो द मर्चेंट विल बी एबल टू एक्सेप्ट दैट पेमेंट, और आपको फिर वो उस पेमेंट के अगेंस्ट में प्रोडक्ट दे देगा. और उसी बैलेंस को यूज़ करते हुए, क्योंकि वो डिजिटल इन्वेंट्री आ रही है, वो हमसे इन्वेंट्री परचेज़ कर सकता है. अगर इन्वेंट्री परचेज़ ना भी करे तो अपने बैंक अकाउंट में उसके अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो जो कैश की जर्नी थी वो भी डिजिटाइज होती है. उस कैश को यूज़ करते हुए अगर वो और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो ले. सो हमारी तरफ से ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई अगर आपने लेना है तो पूरी स्वीट ही लेना है. यू पिक एंड चूज़. सो वी आर प्रोवाइडिंग यूटिलिटी टू द रिटेलर्स. उस यूटिलिटी को यूज़ करते हुए इफ़ दे सी वैल्यू, they continue other products with us. If nothing else, then at least digital acceptance to enable ho. So that is, I mean, inshallah, we are aiming to do in 2025 and onwards, inshallah. So ये जो merchants है, these merchants now have this convenience कि उनको एक ही जगह पर ये multiple चीज़ें option मिल जाती है. तो अभी क्या scale हो गया है इस setup का, and what is your vision, what is the and by doing this तो क्या ये जो चीज़ आपने मोबाइल टॉप वाली उठाई है, बिकॉज आज पाकिस्तान की जो टेलको मार्केट है ये प्रीपेड, प्राइमरीली प्रीपेड मार्केट. दुनिया भर में पोस्टपेड ज़्यादा होता है, प्रीपेड कम होता है. हमारे यहाँ पे प्रीपेड इज़ क्वाइट मैसिव, राइट. आई थिंक पोस्टपेड मुश्किल से 5% भी नहीं है हमारे सेगमेंट का. और अभी भी लोग वो उसमें एयर टाइम डलवा रहे हैं, उसमें वो पैकेज डलवा रहे हैं. अब तो पैकेजेस की तरफ ज़्यादा फोकस हो गया है कि यार 600 रुपये का ईजी लोड का एंड ऑल दैट. सो ये जो आप लोग जो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, ठीक है, लोग कैश के थ्रू जो आते हैं रिटेलर्स के पास, बट ये भी तो अब डिजिटाइज हो रहा है. अब लोग अपने मोबाइल ऐप के थ्रू EMIs आ गए, वॉलेट्स आ गए, लोग उसके अंदर अपना बैलेंस डाल रहे हैं और वहीं से वो टॉपअप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं. अब उनको रिटेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये तो क्या श्रिंक तो नहीं हो रहा? मतलब दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट बिकमिंग बिग इनफ. दिस इज़ टुडे इट माइट बी अ प्रॉब्लम, बट डाउन द रोड लोग बोलेंगे यार ठीक है मेरे मोबाइल में पैसे, और अब सब नहीं वो आ गई है APIs की, भाई आप पैकेज लोड कर सकते हैं. वो जैज़ की भी ऐप है, यूफोन की भी ऐप है, इजी पैसा है, सादा पे है. एवरीवन हैज़ गिविंग दिस ऑप्शन ऑफ पेइंग थ्रू थ्रू योर वॉलेट एंड सब्सक्राइबिंग टू अ पैकेज. इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. तो इसको दोनों तरीके से एड्रेस किया जा सकता है. एक तो ये है कि अभी जितनी ब्रांचलेस बैंकिंग हो रही है ना, बाय अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट देयर आर क्लोज टू 2 million MSMEs that exist, retailers वगैरह, अगर हम उसको काम जहाँ से ये लोग पैकेज अपना नहीं पैकेज नहीं एनीथिंग ये बस हाँ रिटेलर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन द मार्केट. इनमें से अगर हम ब्रांचलेस बैंकिंग का नंबर लें, सो क्लोज टू 600,000 रिटेलर्स हैं. इनमें से एक्टिव कितने? क्लोज टू 300,000. सो अभी बहुत बड़ी सेगमेंट है उन रिटेलर्स की जिनको डिजिटाइज नहीं करता. और जैसे मैंने बात की, यकीनन ये तो एक सेगमेंट है कि कुछ अरसे के बाद वी लिव टू सी सच अ डे जब सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा और लोग खुद करने लगेंगे. बट अभी उन सबको इनेबल करना है हमें. उन रिटेलर्स को, जैसे मैंने पहले भी कवर किया था, कि हम तो रिटेलर्स को कैश इन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं ना, कि अगर सब डिजिटाइज हो भी जाते हैं बट यू विल गो टू ए शॉप टू यूज़ दैट कार्ड और अ मोबाइल अकाउंट और अ QR टू मेक अ पेमेंट. टू मेक अ पेमेंट वाले एंड के ऊपर भी हमारी स्विच की ऐप है जो कि एक्सेप्टेंस वाला पार्ट भी दे रही है. इफ़ नथिंग एल्स तो एक्सेप्टेंस वाले पार्ट के ऊपर तो हमारी रेलेवेंस है. ऑल्दो अभी क्योंकि ये 2 million से 300,000 का जो नंबर है, इट्स अ मैसिव नंबर विच इज़ स्टिल अनटैप्ड. एंड इट्स बीन व्हाट 16 years 15 years एटलीस्ट जब से ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर्स कर रहे हैं. सो हमें ये तो गैप नज़र आता है कि यकीनन एडवर्टाइजिंग बहुत हुई, सब कुछ हुआ, बट एडवर्टाइजमेंट से कौन अट्रैक्ट हुआ? यू एंड आई. वी आर नॉट ब्रांचलेस बैंकिंग कस्टमर्स बिकॉज वी कैन डू all kind of banking using our whatever banking app that we use. So we are not the right people. उन लोगों के पास जाना जिनको जो अंडर सर्व्ड हैं या अनबैंक्ड हैं, उनको कौन ऑनबोर्ड करेगा? वो उनकी कोने की दुकान वाला ही ऑनबोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो उसकी ज़बान समझता है, यूज़ केस समझता है, ईज समझता है, वो उसको समझाएगा. सो इट्स अ जर्नी दैट विल हैपन ओवर टाइम एंड होपफुली वी लिव टू सी सच अ डे. जैसे पहले बात हुई थी कि सारा पाकिस्तान डिजिटाइज हो जाए, सो फिर वी विल हैव
interesting problem to solve, inshallah. Obviously later on. ये तो फैक्ट है कि ऐसा नहीं होने वाला. I know you're being sarcastic, but तो आप ये देख रहे हैं कि जो किराना दुकान है, ये जो किराने की दुकान है, ये जो स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर है, जहाँ पे आप अपने मोहल्ले की है, जहाँ पे आप जिसको आप इनेबल कर रहे हैं, यू एंड ब्रांचलेस बैंकिंग भी आया इसलिए था. ब्रांचलेस बैंकिंग की आने इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि पाकिस्तान की नंबर ऑफ ब्रांचेस है, लेकिन पाकिस्तान के लोग उससे भी ज़्यादा है, और 250 मिलियन लोग हैं. मुश्किल से आई थिंक हमारी पेनिट्रेशन ऑफ अकाउंट्स इज़ लेस देन 50% ऑफ द पीपल. आई थिंक टिल टुडे आई थिंक 50% से भी कम लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है. तो आपको ये लगता है कि यही एक रास्ता है इनको इनेबल करने का थ्रू दिस चैनल, एंड यू आर इनेबलिंग थ्रू दैट. व्हेन यू सेड अबाउट एक्सेप्टेंस, सो आपने एक्सेप्टेंस का जो मैं समझा हूँ मैं वो ये है कि वहाँ पर आके मैं डिजिटल पेमेंट कर सकूँ कोई चीज़ खरीदने के लिए जो वो कन्वीनियंस स्टोर या किराना स्टोर ऑफर कर रहा है. आज उसका सोल्यूशन पॉस मशीन है, तो वो पॉस मशीन क्यों नहीं लगा रहा और वो स्विच की तरफ क्यों आएगा, या वो स्विच उसको क्या फैसिलिटेट कर रहा है जो पॉस या बैंक जो पॉस ऑफर करता है, जिसके ऊपर हर तरह का कार्ड एक्सेप्ट हो सकता है, उसमें और आप में क्या फ़र्क है? अरे एक तो खैर पहली बात मैं ऑप्टिमिज्म में कह रहा था वो कि मैं आई रियली वांट टू सी अ डे जब पूरा डिजिटल हो जाए इंशाल्लाह, बिकॉज फिर बहुत अच्छी यूज़ केसेस फाइनेंसिबल डेटा की बेस के ऊपर होंगे. दूसरा ये देखिए पॉस वाली बात आपने की, अभी 132,000 पॉस मशीन्स हैं इन पाकिस्तान. ठीक है. यूनिक रिटेलर्स आर क्लोज टू 104,000 ओनली. हम बात करें 2 मिलियन वाले नंबर की. पॉस इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन. उसकी डिवाइस को यूज़ करना उसकी डिवाइस की एक कॉस्ट है. सो फॉर इन ऑर्डर टू मेक यूज़ केस आउट ऑफ इट और ROI आउट ऑफ इट, बैंक्स रिक्वायर अ मर्चेंट टू डू सर्टेन वॉल्यूम. ये रिटेल शॉप, स्मॉल शॉप्स जो हैं, कॉर्नर शॉप्स, मॉम एंड पॉप शॉप्स होती हैं, उनके लिए वो वॉल्यूम करना आसान नहीं है. विच इज़ वाई प्लेयर्स लाइक स्विच विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एक तो उन टच पॉइंट्स के ऊपर काम करें, जैसे रास की QR इनेबलमेंट करें. वन एक्सेलेंट इनिशिएटिव. लोअर MDR, क्विकर एक्सेप्टेंस. सेकेंडली हम सॉफ्ट पॉस के ऊपर काम करें. सॉफ्ट पॉस में ये जो रिक्वायरमेंट थी, हार्डवेयर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो स्विच की ऐप के ऊपर ही सॉफ्ट पॉस इनेबल है. एनी टैप एंड पे कार्ड विल बी एबल टू. तो सॉफ्ट पॉस कैसे चलता है, थोड़ा सा अगर आप उसको समझाएं तो. सो एनी NFC इनेबल्ड हैंडसेट विल बी एबल टू एक्सेप्ट पेमेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान में 95% कार्ड जो अब इशू हो रहे हैं या हैं भी इस फॉर सर्कुलेशन में, वो सारे NFC इनेबल्ड हैं. Okay. सो मैं टैप एंड पे अगर अपने फ़ोन के ऊपर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया, आपने पेमेंट, आप मुझे पेमेंट करना चाह रहे हैं, मैंने 1000 रुपीज़ अमाउंट डाला, आपने कार्ड टैप किया, पेमेंट प्रोसेस हो गई. ये वाला वो एक्सपीरियंस है. इसमें हार्डवेयर मेरा अपना है, मोबाइल फ़ोन शॉपकीपर का अपना है, मेरा अपना मोबाइल सेट है, मुझे किसी और डिवाइस की ज़रूरत नहीं है. सिक्योर. यस. ओके. कंप्लाइंस इसकी बिल्कुल वही है, PCI DSS वाली, पेमेंट स्कीम्स की, SDKs की अथॉरिटी, एवरीथिंग. बिकॉज उसमें पिन डालना पड़ता है बंदे को एट द टाइम सर्टेन ट्रांजेक्शन अमाउंट के Okay. बाद, वो फिर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी ट्रांजेक्शन पे आपको चाहिए बेस्ड ऑन द यूज केस. सो वो एक्सेप्टेंस जो है, एंड इट इज़ क्विकर एज वेल, बिकॉज इसमें कोई कैपिटल या हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट नहीं है. सो लिमिटेड कैपिटल के साथ भी आप इसको स्केल कर सकते हैं इफ़ यू हैव बिल्ड एक्सेलेंट यूज केसेस अराउंड इट, विच वी बिलीव वी आर बिल्डिंग. बिकॉज हम मॉम एंड पॉप शॉप्स को एक्टिवेट करते हैं, हम उनसे कहते हैं आप पेमेंट लें और उसी की बेसिस के ऊपर बिल पेमेंट कर दें. अब तो बिल्स के भी अमाउंट इतने होते हैं जिसमें आपको कार्ड की पेमेंट की ज़रूरत पड़ सकती अच्छा, है. आप लोगों ने अभी बदीन के अंदर एक प्रोजेक्ट किया है, राइट? टॉक अबाउट दैट. वो आप लोगों ने कुछ रिटेलर्स को वहाँ पर, बदीन ही, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इस बदीन पे हम इंशाल्लाह जनवरी में लॉन्च करेंगे. सो इट्स कॉल्ड डिजिटाइज बदीन, विद द मेयर ऑफ बदीन ऑन बोर्ड, विद अ लॉट ऑफ हिज सपोर्ट. हमने किया ये है कि बदीन को हम पूरा डिजिटाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पॉस इनेबलमेंट तमाम रिटेलर्स पे, एंड QR इनेबलमेंट. सो यू विल सी इन जनवरी ब्रांडिंग एक्टिविटी, a lot of hand holding activity, because ये नहीं हुआ ना जो काम, उसका बहुत बड़ा रीज़न है ही ये कि हमने उनको जाके रिटेलर्स को उनकी ज़बान में उनके लोगों के थ्रू नहीं बताया. हमने उनको एक्चुअल यूटिलिटी नहीं दी. फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को एक नई डिवाइस, मुझे भी कोई नई चीज़ मिल जाए, तो और अगर उसका मुझे टू डू लिस्ट नहीं मिली हो या हाउ इट वर्क्स ना मिला हो, सो मैं फिर एक्सप्लोर ही करता रहूँगा. एंड इफ़ आई एम अनेबल टू रिलेट टू द लैंग्वेज, अगर वो किसी फ्रेंच लैंग्वेज में हो, सो मैं थोड़ी देर बाद कहूँगा कि भाई ओके, लेट्स लीव इट, लेट्स फाइंड समथिंग विच इज़ मोर रिलेटेबल. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. सो वी हैव पिक्ड अप ACE City, which is very forward looking in terms of digitization. Inshallah, in January we are going ahead
एंड तो क्या मर्चेंट्स डिजिटाइजिंग है, कितने कितने मर्चेंट्स है, इफ़ यू कुड पुट अ नंबर, 500 मर्चेंट है, 1000 मर्चेंट है, और वो क्या ट्रांजैक्शन आपको लग रहा है कि उस, मतलब अगेन इट्स अ टू वे ट्रांजैक्शन, इट्स अ टू वे स्ट्रीट आई वुड से, कि भाई जब आप सॉफ्ट पॉस होगा तो ठीक है, सॉफ्ट पॉस आपने इनेबल तो कर दिया, लेकिन लोग जब तक कार्ड नहीं लेकर आएंगे अपना, या कार्ड नहीं होगा और वो कंफर्टेबल नहीं होंगे इस्तेमाल करने के लिए, उस वक्त तक तो ये जो ना वो पूरी चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो उसको कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, और क्या नंबर्स क्या है? सो क्लोज टू 1000 रिटेलर्स हैं जो कि हम वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ स्मॉलर एरिया। हम उनको दोनों फैसिलिटी जैसे हमने बात की प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्ट पॉस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम QR भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी जो पूरा प्रोडक्ट सूट है वो हम उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप एक्सेप्ट भी करें और उसी की बेसिस के ऊपर डिसबर्स भी जो भी उनकी नीड है उसकी बेसिस के ऊपर करें। सो उसमें उनको एडवांटेज ये है कि पूरी डिजिटाइज हो रही है ट्रांजैक्शन, they are getting the flavor, and because the team will be on the ground explaining it to them. For example, if they are stuck somewhere, हम अपनी जो ऐप है उसको भी localize कर रहे हैं so that people are able to relate हिंदी to में it. कर रहे हैं लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं वहीं क्या? अच्छा। सो वो उसको कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना वो क्लिक होनी चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। सो मैं फिर वो लाइक जस्ट लाइक द बैक ऑफ माई हैंड आई नो हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स हाउ वी आर एमिंग टू टेक इट। No, that's a great initiative, and I'm a strong believer कि अगर आपको कोई बड़ा काम करना है ना, तो हमें छोटा काम पहले करने की ज़रूरत है, और छोटा और बड़ा डिटेल में काम करके उस चीज़ को ज़रा सही से ऑन ग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक रिगार्डलेस के वेदर वॉल्यूम्स क्या बिल्ड होते हैं या नहीं होते वहाँ से, आई थिंक मुझे लगता है आप लोग के लिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से मिलेगी आप लोग को, जो मर्चेंट से को इनेबल करते हुए पेमेंट्स के ऊपर, वो आई थिंक बड़ी क्रूशल होगी। अच्छा, वैसे एक सवाल है, वो ये कि ये डिजिटल पेमेंट्स करने से फ़ायदा क्या होगा, मतलब किसको फ़ायदा हो रहा है? ये क्या हुकूमत या मुल्क जो ना चाहता है कि सबकी पेमेंट ट्रैक हो जाए और टैक्सेस लगाना शुरू कर दे उसके ऊपर, या इज़ देयर अ बिगर बेनिफिट आउट ऑफ दिस होल डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स? बिकॉज ठीक है, आप बोलोगे यार कि आप पढ़े लिखे आदमी हो, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो हम बोलेंगे यार हर चीज़ आसान होनी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, लेकिन जिसकी जो इतने सालों से कैश डील करता हुआ आया है उसके लिए कैश इज स्टिल राइट रेलिवेंट, राइट? एंड नॉट जस्ट रेलिवेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं और आप आज वॉलेट में पैसे लेके नहीं निकलते बाहर, और हमें ढूंढना पड़ता है ATM अगर कोई हमसे कैश मांग ले, और हम भी उस वक्त भी ज़्यादा नहीं निकालते पैसे, हम उतने ही निकालते जितने हमें उसको देने हैं किसी को। ठीक है ना, हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं रखो यार, ये कौन संभालेगा इसको। हमें उसके फ़ायदे पता है, ठीक है, बट आम आवाम क्यों करे इस चीज़ को अडॉप्ट? आपको क्या लगता है? या तो ये खुद ब खुद एक चीज़ है जैसे कि हम बोले यानी ये खुद समझ में आ जाएगा, करना ही पड़ेगा, मजबूरी में सब कर रहे तो मैं भी कर लेता हूँ, या आपको लगता है देयर इज़ अ बिगर बेनिफिट? व्हाट इज़ दैट बिगर बेनिफिट दैट पीपल विल हैव, आम मैसेज विल हैव? देखिए, एक तो खैर डिजिटाइजेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा यू एंड आई नो अपार्ट फ्रॉम कन्वीनियंस इज़ डॉक्यूमेंटेशन। अभी जो भी हम फोरकास्टिंग हमारी गवर्नमेंट करती है या फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल डेटा टू एन एक्सटेंट। हाउ एम आई सो श्योर दैट आई नीड टू गिव सब्सिडी वेयर व्हेन आई डोंट हैव द डेटा टू बैक इट? सो इट्स बेस्ड ऑन असम्पशंस कि यार हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी देना चाहिए, इस पे नहीं देना चाहिए। और हो सकता है कि जब डिजिटल हो, और ये हमें पता भी चल रहा है अपने करंट डेटा से कि लोग फूड एंड बेवरेज पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं लोग। हो सकता है इतनी तो लोग ग्रॉसरी पे खर्चा ना करते हो मंथली। सो हमें पता तो चले कि हमें सब्सिडाइज़ कहाँ करना है। सबसे बड़ा एडवांटेज मेरी नज़र में तो डिजिटाइजेशन और डिजिटल पेमेंट्स का ये है कि आपके पास सब ट्रैक हो जाएगा कि जो 250 मिलियन लोग हैं इनका एक्सपेंस हो कहाँ रहा है, सो दैट वी प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, सब्सिडी कहाँ देनी है, उनको किस चीज़ पे बेनिफिट देना है, कौन सी चीज़ लग्जरी है, कौन सी चीज़ नेसेसिटी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। क्योंकि हमें ये भी पता है कि भाई रेंट के ऊपर भी लोग खर्चा करते हैं, फूड के ऊपर भी करते हैं, स्कूल फीस कितनी है उसके ऊपर कितना एक्सपेंस करते हैं, ऑल दैम थिंग्स। एक तो ये ट्रैकिंग सिस्टम तो इससे इनेबल हो जाता है। दूसरा ये कि जो हमारी अब ये अंडर 30 वाली पॉपुलेशन है, मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर 30। इनको अगर हमने, मतलब इन सबके पास स्मार्टफोन तो है, यू एंड आई नो, जी जी, मेजॉरिटी आर एक्सट्रीमली टेक्स हैवी।
पढ़े लिखे होना ना होना तो कोई शर्त ही नहीं है इसकी. सोल्यूशन इतने आसान आ गए हैं कि दे आर एबल टू यूज़ इट. टिकटॉक हम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक हम देख रहे हैं, दे आर एवरीवेयर. सो अगर हमने सोल्यूशन इनके हिसाब से नहीं बनाए जो कि इनकी नीड है और हमें लग रहा है कि पॉपुलेशन आ रही है, सो हम तो फिर लेफ्ट आउट हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे. सो एक तो वो जो नई जनरेशन आ रही है उसकी नीड है, वो 60% है आगे जाके, और वो वही फिर उसका इफेक्ट आना शुरू होगा, उस पर पेमेंट आएगी. दूसरा ये कि डिजिटल पेमेंट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रैक एंड ट्रेस आता है. मतलब यकीनन वो तो एक है, लोग स्केप्टिकल हैं इसके बारे में कि शायद अगर मैं डिजिटल पेमेंट करूं तो मेरे पीछे FBR आ जाएगी. जी जी ऐसा ही है भाई पहले ट्रेस एंड ट्रैक हो तो आना चाहें तो वो अभी भी आ सकते हैं किसी ना किसी तरह. मुझे शॉप का एड्रेस तो पता है ना, एंड आई कैन हैव अ फेयर आइडिया कि इस शॉप पे कितना बिजनेस होता है, कितनी सेल्स होती है, क्या होता है. So FBR has limited capacity as well. If we are honest with it, if we are providing trace and track, so they will know where the business is happening, what to subsidize, what to tax, fairly tax. Abhi to it's all happening on the basis of assumption, and I think we should be promoting more on this. And together as an ecosystem, we need to talk more about it. Benefits of tax filing, benefits of digital payments. हाँ आई थिंक बट आर्ग्यूमेंट ये है कि अब देखिए जो इस वक्त ट्रैक एंड ट्रेस में है वो है सबसे ज़्यादा सैलरी वाला तबका. उसकी सैलरी अकाउंट में आती है, उसका टैक्स उसकी सैलरी गिनने से पहले कट चुका होता है. आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है वो सैलरी वाला है. सो आई थिंक एंड सैलरी पीपल आर एज कम्पेयर टू पीपल हु आर इन सोल प्रोप्राइटर्स या बिजनेसेस, वो बहुत एक छोटा सा पोर्शन है सैलरी का तबका. तो अब उसके साथ जो हो रहा है तो एवरीवन इज़ लाइक स्कैर्ड कि हमारे साथ भी होगा अगर हम इस पूरे सिस्टम में आ जाए. बट आई थिंक अगर आप वाकई में एक सच्चे पाकिस्तानी हैं और ठीक है हम अपने मुल्क के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आर्ग्यू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट आई थिंक अगर हमें इस इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सिर्फ सियासतदानों का काम नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल जो लिटरेट है सिर्फ उनका काम नहीं है, बट कि एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट, ताकि आपने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो फेयरली टैक्स, क्योंकि अभी इस वक्त क्योंकि फेयरली टैक्स नहीं है, सैलरी तबका इज़ पेइंग मोर देन एनीवन एल्स. इवन दूसरे मुल्कों में भी ठीक है 40% टैक्स होता है, 45% होता है, बट उसके अगेंस्ट यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. इंग्लैंड के अंदर भी है, कनाडा के अंदर देयर इज़ फ्री हेल्थ केयर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. खुदा ना खास्ता अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं आपको रहती, पीपल हैव राइट्स ओवर देयर फॉर सिविक राइट्स, सिविल राइट्स, सेफ्टी है वहाँ पे. अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट गेट इनफ वैल्यू आउट ऑफ द टैक्स दैट इज़ पेड. तो आई थिंक वो घबराते हैं इस चीज़ को. ये आप लोग को वैसे फेस नहीं हुआ? आप लोग भी मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड करते हैं, उनको साइन अप करते हैं, या आप सिर्फ उन्हीं के पास जा रहे हैं जो कि इस वक्त पहले से कुछ ना कुछ छोटे मोटे डिजिटाइज्ड है और कुछ छोटे मोटे रजिस्टर्ड है, तो आपने अनरजिस्टर्ड सेगमेंट के पास आप गए ही नहीं है ताकि आपके लिए वो वाला प्रॉब्लम ज़्यादा सामने ना आए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो रिटेलर्स है ये भी तो वो एक तरीके का सेगमेंट है जहाँ पर टैक्सेशन इज़ लाइक यार बस कम से कम देना है, बस जान छुड़ाने वाली बात है. अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ही हमें फीलर रहा है. हम मुख्तलिफ लोग देखें, रिटेलर जो है ना उसके पास नॉर्मली NTN होना इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट. अगर वो रीसेलर है मोबाइल टॉपअप्स का या ब्रांचेस बैंकिंग सर्विसेज का तो उसका रजिस्टर्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है. और दूसरा ये कि ये अभी भी ट्रांजैक्शन जो ले रही हैं बैंक में और सब जगह ले रहे हैं, तो हमें अब ये फीलिंग आती है उनसे बात करके मेजॉरिटी के साथ कि उनको ट्रेस होने का या ट्रैक होने का मसला नहीं है, उनको यूटिलिटी के ऊपर मसला है कि उनको वैल्यू नहीं नज़र आती. और अब जब उनको वैल्यू नज़र आ रही है, क्योंकि हमारी तो देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 6000 प्लस रिटेलर्स हैं. सो ये जितने रिटेलर्स हैं इनके पास ऑर्डरिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, इज़ टू ट्रांसफर मनी इनटू आवर अकाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट टू आवर अकाउंट, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग डे इन डे आउट. सो ट्रैकिंग तो है. यकीनन हम वो तो नहीं है, पुलिसिंग तो नहीं करते कि हम वो डेटा उठा के थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं, बट हमारे सिस्टम में तो अवेलेबल है ऐसे ही, एंड दे आर ओके विद इट. मतलब ये कोई सवाल शायद एक आध दफ़ा कभी उठता हो, कोई करता हो, तो हम उसको बताते हैं कि भाई मेथड तो यही है. इफ़ यू वांट टू बिल्ड यूटिलिटी रादर देन मिसिंग आउट ऑन इट, बी अ पार्ट ऑफ इट. थोड़ा सा उसी में अगर आप डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगे तो इट्स इन योर एडवांटेज ओनली, एंड इफ़ यू सी मोर वैल्यू आउट ऑफ इट यू माइट नॉट go back to the other ways of doing business. Acha, what is that one thing that surprised you when you were talking to these retailers, merchants for payment gateway, for digital payments,
जो कि वो इंसाइट आपके पास पहले थी नहीं, या थी तो इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं था, लेकिन बात करने के बाद आपको लोगों को या इनके साथ काम करने के बाद रियलाइजेशन हुई है यार दिस इज समथिंग विच इज़ एन आई ओपनर विच वी मे बी मिस्ड आउट और डिड नॉट रियलाइज? नहीं, ऑन द रिटेलर साइड तो यही है। हमारा भी यही कॉन्सेप्ट था कि जब हम जाएंगे रिटेलर के पास, वो कहेगा यार नहीं, मैं डिजिटल पेमेंट तो नहीं करूँगा, आप इसको कैश पे मुझसे पेमेंट लें, मेरी एक आईडी बना दें, सूडो आईडी, उसके थ्रू मैं बिज़नेस करूँगा। बट व्हेन वी वेंट एंड एक्चुअली डिस्कस्ड विद देम कि भाई इसकी यूटिलिटी क्या है, सो उन्होंने फेयरली कन्वर्ट हुए। ऑन द पेमेंट गेटवे साइड देयर वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच वी वर एक्सप्लोरिंग विद डिफरेंट प्लेयर्स, बट अब क्योंकि रिलेशनशिप्स उन लोगों से, ये इकोसिस्टम प्लेयर से बहुत अच्छी हो गई है, सो वी हैव टुगेदर स्टार्टेड targeting those frequent COD abusers now. By that I mean वो कौन से लोग हैं लोकेशन वाइज, एरिया वाइज या और अदर डिटेल्स वाइज, जो कि ऑर्डर मंगवाते हैं और रिटर्न करते हैं बहुत ज़्यादा विद इन द इकोसिस्टम. सो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदर दैट वी स्टॉप देम, और एटलीस्ट इफ़ वी डोंट वांट टू स्टॉप देम, आई अंडरस्टैंड कि कभी किसी से कोई गलती हो सकती है, पर हो सकता है वो बाद में सुधरना चाहता हो, सो एटलीस्ट वी मेक द COD मोर एक्सपेंसिव. जस्ट लाइक वी से, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो फाइलर है और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है, यू हैव टू मेक फाइलिंग अ प्रिविलेज एंड मेक नॉन फाइलर रहें, मैं तो कहता हूँ नॉन फाइलर भी रहें, बट मेक इट मोर एक्सपेंसिव फॉर देम टू बाय प्रॉपर्टी, बाय कार, go out and travel, eat and all, and make digital payments more of a privilege in terms of incentivizing. जो हमने देखा है अभी सिंध में भी इम्प्लीमेंट हुआ है फूड एंड बेवरेज के ऊपर या रेस्टोरेंट्स के ऊपर 7% टैक्स हो रहा है, वैसे 15% टैक्स डिडक्ट हो रहा है COD पे. आई वॉन्ट टू सी दैट गो टू 25-30%, क्योंकि अगर स्टिल कोई कैश पे करना चाहता है, भाई आप एक्सपेंसिव करें ना, आप इतना डे लाइट क्रिएट कर दें उसमें कि उसकी मजबूरी बन जाए. बाई चॉइस यू आर राइट, कोई नहीं आता इसमें, एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टे अवे फ्रॉम इट, बट इफ इट इज़ बाय फोर्स then a lot more people will convert toward it, and we will see just like हमने देखा है रेस्टोरेंट में, अब लोग पूछते हैं, हमने भी जो सर्वे किया उसमें भी एडवांटेज आता है, और अब हम जब खुद भी जाते हैं, सो एटलीस्ट जो कैशियर होता है या जो पेमेंट लेने आ रहा होता है, वो आपसे पूछता है पहले कि कार्ड पेमेंट करेंगे या कैश पेमेंट करेंगे, और फिर उसका वो एडवांटेज भी आपको बताता है. सो इट इज़ अ बिहेवियरल चेंज दैट वी सी हैपनिंग. होपफुली ये क्लोथिंग पे भी आएगा, ये इंश्योरेंस पे भी आएगा, जहाँ भी आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में टैक्स की बेनिफिट होना चाहिए, सो दैट COD इज़ मोर एक्सपेंसिव. आई एम नॉट सेइंग मेक डिजिटल पेमेंट्स चीपर, जो कि डिस्काउंट के फॉर्म में होता है, COD को एक्सपेंसिव. इंटरेस्टिंग व्हाट यू आर सेइंग इज कि भाई कैश को महंगा करे, यस, make cash expensive. Absolutely. So only one of that way is के लोग जहाँ पर, जैसे मुझे I think there are certain countries in the world जहाँ पे बैंक में पैसे डिपॉजिट करने पे आपको बैंक को फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है ना. बैंक बोलता है भाई ये there is a cash management fee that we will charge because you are putting money in our account and you're not taking any other service. अगर आप उनसे सिर्फ बोले मेरे करंट अकाउंट में पैसे रख दो, तो वहाँ पे तो इट्स लाइक अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, यू हैव टू पे मनी टू मैनेज इट. अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमने कैश के ऊपर फ्री रखी हुई है और कार्ड के ऊपर हमने 3% का MDR लगाया हुआ है. तो जाहिर सी बात है कि मर्चेंट जिसको एक कैश लेते हुए 0 रुपये लग रहे और वो वैल्यू फ़ौरन ट्रांसफ़र हो रही है, अभी इसके जेब में वो पैसे डाल सकता है, या उसके पास जो अभी उसका डिस्ट्रीब्यूटर आएगा उसको माल उतारने के लिए, जिसको उसने 10,000 रुपये की पेमेंट करनी है, तो उसने कलेक्ट करना है और 10,000 रुपये की पेमेंट उसको कैश में दे देनी है. तो उसके लिए वो 0 to 0 है, 0 में आया 0 में गया, यानी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. एक चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें, एक यूटिलिटी, यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट, क्योंकि उसको यूटिलिटी नज़र आती है उसमें कैश में. उसने एक हाथ से कैश लिया, दूसरे हाथ से किसी को देना है, कुछ अपनी चीज़ें परचेज करनी थी, वो सब करी. तो हमने स्विच पे यही क्रिएट किया, both on the online payment gateway side as well as on the retail. So we have created the utility. You can accept the funds, and also you can use our APIs to disburse those funds as well. Okay. So it's an actual utility that we have created. वरना एक broken experience था. use case इसका क्या है, ऐसे अगर if you can कि disbursement कैसे या किसको कर सकते हैं? For example, एक clothing brand है. Okay. उसके पास स्विच का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है. Okay. Let's say उसने पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, मैं एज अ कस्टमर वेबसाइट पे गया, स्टाइलो की लेट्स से एग्जांपल इज अ वेरी गुड मर्चेंट ऑफ आर्ट्स, उसकी वेबसाइट पे हम गए,
हमने वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से या वॉलेट से पेमेंट कर दी. आफ्टर 2 days हमने उसको मर्चेंट को सेटल कर दिया. नॉर्मली क्या होता था, अब ये फंड्स ये जो 2,000-4,000 रुपये आए, इसका क्या यूजेज करें. ये फिर या तो कैश विदड्रॉ करते थे, किसी को पेमेंट करते थे अपने जी. वेंडर को, या सैलरी देनी हो तो आपने दूसरे एंड पे यूटिलाइज़ किया. हमने उनको एक और API दे दिया डिसबर्समेंट का, ओके. कि भाई जो आपके पास फंड्स आए, लेट्स से अगर आपको किसी को रिफंड भी करना है, आप अपने एंड से भी कर सकते हैं Okay. API यूज़ करते हुए. दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहते हैं, आप वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं, आप मेटा की पेमेंट करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप डिसबर्समेंट के APIs भी यूज़ करें ताकि आपको एक्चुअल यूटिलिटी नज़र आए. इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों सीमलेस होनी चाहिए, वरना तो ब्रोकन एक्सपीरियंस है, नॉट द एक्चुअल यूटिलिटी दैट तो वी आर आप डिलीवरिंग. तो बेसिकली आप अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, विच इज कैश इन एंड देन कैश आउट Yes. हैपनिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, इंस्टेड कि मैं पैसे अपने बैंक अकाउंट में आए, फिर उस बैंक अकाउंट से मैं एक IBFT करूँ कहीं और पर जाकर. ओके, सो देयर इज, आई मीन, और ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं नहीं कि ऐसा ही है. सोल्यूशन पोर्टल्स के थ्रू एग्जिस्ट करता था, बट पोर्टल इज अनदर एक्टिविटी. जी. आपको शीट बनानी पड़ेगी, आप अपलोड करेंगे, फिर आप रन करेंगे. हमने APIs बनाए हुए हैं. हम कहते हैं भाई आप अपने ERP में आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटीग्रेट करें, जब भी जिसकी पेमेंट ड्यू होगी वो उसको उस सिस्टम पे आप टाइम पे निकाल दें. इंटरेस्टिंग, जबरदस्त. सो स्विच, हाउ डज स्विच मेक मनी? ट्रांजैक्शंस. सो यू मेक मनी ऑन MDR, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, जो आपकी टेलकोस के साथ अगर आप उसके टॉपअप्स के ऊपर एक सर्टेन फी चार्ज करते हैं. आई थिंक दैट्स So हाउ it's a commission based model entirely. So there is no अपफ्रंट कॉस्ट. upfront, no monthly rental, nothing. So it's transaction based. तो which रिटेलर is की जो भी अर्निंग हो रही है उसमें से ही आपकी Yes. शेयरिंग है, रादर देन के हमने कोई पहले से कोई पैसे देने हैं So उसको. true. फॉर बी इट फॉर पेमेंट गेटवे, किसी ऑनलाइन ई-कॉमर्स ने अपने पास पेमेंट गेटवे लगाना है, सेम गोज विद दैट एज वेल. कोई एडिशनल अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है उसकी. देखिए ये होता है दूसरी मार्केट्स में, UAE में भी बहुत करीब होता है हमारे, कि वहाँ रेंटल होता है पॉस का और सिस्टम्स का, बट पाकिस्तानी मार्केट में ये शुरू से ऐसा ही है. सो अब ये वाला बिहेवियरल चेंज आई डोंट सी हैपनिंग. सो इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस हमने ये किया है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे लेंगे. इफ़ द मर्चेंट इज़ डूइंग बिजनेस, इफ़ एन ऑनलाइन पेमेंट company is doing business, then we take certain share out of it, which is very minimal of course. So हमारा मॉडल है ही वॉल्यूम बेस्ड. ओके, जितना बड़ा स्केल होगा उतनी हमारा सही. 10-20 बिप्स 30 बिप्स का बिजनेस जनरेट होगा. Brilliant. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट, मैंने अपने आपके इंटरव्यू में कहा था कि आप एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर भी है माशाल्लाह. आई थिंक यू हैव मोर देन 30,000, if I'm Close to not 40,000. close to 40,000. wow, every time I speak I think there's 10,000 बढ़ जाते हैं. अल्लाह करे ऐसा हो. तो लिंक्डइन पे आप ये कैसे आप जो ना इन्फ्लुएंसर बन गए, लोग जो है इंस्टाग्राम पे बन रहे, और मुझे पता है आपकी एज इतनी है कि आप लिंक्डइन पे ही बन सकते थे. तो लिंक्डइन पे ये इतने आप, हाउ डिड यू फाइंड दिस, लाइक वाज इट बाय चांस, आप यू जस्ट बिकॉज यू नेटवर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, और क्या हुआ था, व्हाट इज दैट जर्नी? Very interesting. So in 2019 when I was with UBL, and since I was very young, I always used to write it. मेरे फादर बोलते थे जो चीज़ लिख लोगे ना वो हमेशा याद रहेगी. सो मेरी आदत थी एक, जो मैं याद भी चीज़ें करता था उसको मैं एक दफ़ा लिख लेता था, तो मुझे वो थोड़ी याद रहती थी. वो लिखने की भी थोड़ी आदत थी. कभी कभी जब ट्रैवल करना मिलता था तो उसके लिए भी मैं डायरीज़ लिखता था. ऑल्दो वो मैं ऐसे लिखता था कि मैं जो डेली एक्टिविटी होती थी सब लिख देता था. सही. कुछ लोगों को अच्छा लग जाता था. सो 2019 में आई मेड अ डिसीजन. मेरे पास उस वक्त फेसबुक का अकाउंट होता था सबकी तरह. सो आई मेड अ डिसीजन, यार मैं इतनी स्क्रॉलिंग करता हूँ, मतलब कोई ख़ास वैल्यू तो एडिशन उससे हो नहीं रहा है. सो व्हाई डोंट आई शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. सो मैंने उसको बंद किया. ओके. वो प्रोफाइल ख़त्म हुई अच्छा. फेसबुक की. आई डाइवर्टेड ऑल माई अटेंशन टुवर्ड्स लिंक्डइन एंड आई स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग. फिर लिखना शुरू किया एंड people were really nice. They started appreciating from the word go. So उस वक्त तो कोई इस तरह की फॉलोइंग होती नहीं थी. फिर जब लिखना शुरू किया तो लोगों को पसंद आया. उन्होंने बोला कि यार इसके बारे में भी रिसर्च करके लिखें, उस चीज़ के बारे में बताएं. पेमेंट्स के बारे में मैं लिखना शुरू हुआ था बिकॉज आई वाज विद UBL. वो रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू हुए जो वीज़ा वाली आपको मैंने बताई, पेमेंट सिस्टम्स की, स्टेट बैंक की रिपोर्ट. राइट. वो चीज़ें लिखना शुरू की. फिर लोग शामिल होना शुरू हुए. इस तरह से ये जर्नी ग्रो. फिर मुझे पसंद तो था लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, टू पिक अप व्हाट दे थिंक. स्मार्ट लोग जैसे थे जो बात करते थे, जैसे मुझे याद है वीज़ाज रीजनल हेड ऑफ पेमेंट गेटवे, Mo Ali Yusuf was in town.
He posted on LinkedIn that I am available from this time to this time. I have these 2 slots available. If anybody wants to meet me in Marriott, I'm sitting in Nadia's cafe. मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी. He accepted that. और मैं गया. यकीनन मुझे एफर्ट करना पड़ा. मुझे ऑफिस से निकल के जाना पड़ा. मैं वहाँ गया, मैं उनसे मिला. हाफ एन आवर का सेशन था. आई ट्राइड टू गिव whatever value I could to him. Of course, he was very literate. But मैं कोशिश ये करता था और अभी भी करता हूँ कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं उनके बारे में थोड़ा जान के जाऊँ, उनको कुछ वैल्यू तो दूँ, ताकि उनको ये लगे कि जो मैंने हाफ एन आवर 15 मिनट्स रज़ा के साथ स्पेंड किए, इससे मेरी भी कोई अपलिफ्टिंग हुई. ऐसा नहीं कि ही इज़ कमिंग हियर टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी, बट एटलीस्ट ही इज़ कमिंग प्रिपेयर्ड एंड ही इज़ विलिंग टू गिव समथिंग इन रिटर्न और as in a proactive way as well. So इस तरह से हुई. Then I started meeting other people and those were high profile people as well. मैं सिटी बैंक में भी था, तब भी मैं ये देखता था कि ये कौन स्मार्ट लोग हैं जिनके पास वो वाइट कार्ड होता है. सिटी बैंक में उस ज़माने में वाइट कार्ड होता था परमानेंट एम्प्लॉयज़ के पास. एंड दे वर सम ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल दैट आई कुड सी, माई बॉसेज एंड ऑल. सो मैं ख्वाहिश रखता था यकीनन कि मैं भी इनकी तरह का स्मार्ट हूँ और परमानेंट एम्प्लॉय बनूँ. फिर वो अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं और जगहों पे आई. फिर वो लोग मिले, दे वर रियली प्राउड ऑफ माई जर्नी एज वेल. एंड देन फैमिली की सपोर्ट रही. माई वाइफ हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्पिंग हैंड इन टर्म्स ऑफ, शी इज़ वेरी लॉजिकल. सो हम जब डिस्कशन भी करते हैं ना, सो बड़ा अच्छा आउटकम उसके साथ मिलता है. सो बिकॉज हमारी सिनर्जी ऐसी है. सो शी गेव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कोर्स जब मैं एक एफर्ट करता हूँ किसी से मिलने का, तो वो कभी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे. सो शी टेक्स केयर ऑफ द किड्स एंड एवरीथिंग. एंड देन ऑन द अदर एंड कभी लेट भी होता है, डिनर के ऊपर भी आपको करता है. सो शी प्रोवाइड्स मी माई ड्यू टाइम टू नेटवर्क, टू जेल एंड ऑल. फिर ये इस तरह से जर्नी लिंक्डइन की ग्रो होती रही. फिर जो नेक्स्ट पिकअप भी हुए. sorry go on. No, please. Did you change anything while you were जब LinkedIn पे आए और थोड़ा सा ट्रैक्शन मिली? बिकॉज देखो हर इंसान को जो ना वो एक जब कोई लाइक्स एंड कमेंट्स एंड दिस गिव्स यू दैट बूस्ट, राइट? दिस गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि यार लोग जो ना कुछ मतलब वैल्यू है, मतलब वैल्यू, आई एम गिविंग सम वैल्यू, राइट? एक होती है 1-to-1 कॉन्वर्जेशन जो मैं और आप बैठ के भी कर रहे हैं, शायद दूसरे लोगों को भी उसका फायदा हो जाए. लेकिन एक होती है जब आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यू कैन रीच आउट टू, एंड देन व्हेन सो मेनी पीपल रिलेट टू यू, तो उसका एक अलग जो ना नशा कह सकते हो उसको, एक नशा है, या उसको कह सकते हैं एक अलग इंसान को मोटिवेशन मिलती है. सो डिड यू चेंज एनीथिंग व्हाइल यू गॉट दैट इनिशियल ट्रैक्शन? मोटिवेशन तो डेफिनेटली थी. एंड व्हाट आई चेंज वाज दैट आई बिकेम मोर ओपन टुवर्ड्स मीटिंग पीपल. आई मीन मैं यकीनन जब कोशिश कर रहा था कि ऐसे लोगों से मिलूं जो कि मीनिंगफुल थे इंडस्ट्री में, मार्केट में, जिनसे कोलैबोरेट करूं, और जो मुझे फिर रीच आउट करना चाहते थे, तो आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं. इफ़ दे वर रिक्वेस्टिंग टू कम अप एंड हैव अ कॉफ़ी और समथिंग, सो मैं भी ओपन अप हुआ. यकीनन उससे मुझे दोनों पर्सपेक्टिव मिले थे ना. जो वैलिडेशन मैं चाहता था मेरी बातों की हो, उस पर ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, और जिनसे मैं चाहता था कि मुझे उधर से भी वैलिडेशन आए कि ऊपर से किस तरह की चीज़ लिखती है, बिकॉज आई वॉज इन द मिडिल टियर इन देम डेज. सो मुझे वो दोनों वैलिडेशन मिली थी. आई बिकेम मोर ओपन इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग आइडियाज एज वेल. आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर एंड एन एडवोकेट ऑफ शेयरिंग थिंग्स. आई डोंट लाइक टू कीप थिंग्स टू माई सेल्फ. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? शेयरिंग मतलब आपको कोई चीज़ लगती है कि यार ये हो सकती है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि यार ये मैं अपने पास रखता हूँ कि कल किसी को बता दूंगा तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा. मैं इसका बिल्कुल सही है. मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ सिप्तान इज सेइंग समथिंग वेरी ओपनली, मेरी जितनी समझ है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मेरी जितनी एब्जॉर्प्शन पावर है, मैं उतना ही एब्जॉर्ब करूंगा. ऑल दो यू टेल मी ईच एंड एवरीथिंग वेरी ओपनली. सो मैंने यही देखा है. मैं अगर मैं चाहता भी हूँ ना, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी चीज़ें बता ही देता हूँ. अगर आप पूछे भी ना मुझसे, अगर आप क्यूरियस हैं कोई चीज़ जानने के, आप मुझसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, देन यू विल टेक सर्टेन थिंग आउट ऑफ इट. तो मैं इस मामले में बिल्कुल ईजी हूँ. मैं ज़्यादा इसके ऊपर बहुत सोच विचार उस हिसाब से नहीं करता कि मैं 10 में से 7.5 डिग्री तक की चीज़ें बता दूँ, 10th 2.5 जो है बचा के रख लूँ. आप जितना बताएंगे लोग उतना ही समझेंगे जितना वो समझना चाहते हैं. आपकी चीज़ की वैलिडेशन आती रहेगी, और आप जितना रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद भी रहेगा, उतना ही आपको मज़ा भी आएगा,
हो सकता है उन चीज़ों को बता के आप लोगों को इंस्पायर करें जिससे इकोसिस्टम ग्रो होगा। यही हम करे जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज अच्छा, लिंक्डइन जो है वो लोग प्राइमरीली इस्तेमाल करते हैं आउटकम्स के लिए भी, राइट? देयर आर टू आउटकम्स आई थिंक मेनली मैंने देखे। एक है कि यार नौकरी अच्छी मिल जाए मतलब So यू true. नो पोजीशन आवरसेल्व्स इन दैट, यू नो आवरसेल्फ, एक वो, और दूसरा बिजनेस के लिए भी इट्स लाइक इट अलाउज द मोर पीपल नो अबाउट यू द मोर अपॉर्चुनिटीज दैट विल क्रिएट। तो क्या इस चीज ने आपको डिड दैट हेल्प यू इन लैंडिंग इन स्विच का? तो आपने बताया कि आपकी नेटवर्क के थ्रू आपका हुआ, बट लाइक एनी अदर अपॉर्चुनिटीज दैट यू गॉट आउट ऑफ लिंक्डइन, इफ यू कुड शेयर अबाउट दैट? Yeah, Alhamdulillah, post UBL, I have not applied for any role. So they've all been via network or via whatever presence small that I have in the market. So Allah has been extremely kind in that way. But I believe आपको ये नहीं सिर्फ करना चाहिए, पर्पस है क्या, वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए। जो मुझे यकीनन अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग रिलेट ना कर पा रहे हो, बट मैंने शुरू से वैल्यू क्रिएशन नहीं की। मैंने उसको ये टूल इसलिए यूज ही नहीं किया था। इट वॉज मोर ऑफ अ टूल फॉर वैलिडेटिंग द आइडियाज फॉर मी, विच after a few months or years helped me in terms of having a persona over there as a content creator or as an influencer, so people could reach out and talk about it. So मैं वैल्यू देता था, मैं आई यूज टू मेक श्योर दैट आई कॉमेंट ऑन थिंग्स एज वेल। और ये भी अक्सर होता था कि वो कमेंट कभी कभी गलत भी हो जाता था। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो 100% सही हो। उसके ऊपर जो कमेंट्स आते थे, फिर उससे मेरी लर्निंग होती थी, और जो अगली पोस्ट में करता था ना, वो मैं उससे रिलेटेड करता था फिर, कि भाई मैंने जो लर्निंग की वो भी मैं ओपनली शेयर करता था। उसके ऊपर जो कमेंट्स आते थे उससे मैं रीलर्न करता था या न्यू चीज़ें लर्न करता था। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती रही। तो मैंने उसको ये नहीं यूज़ किया कभी भी कि बस मेरी अगर फॉलोअर्स हो गए तो मैं अप्लाई करना शुरू कर दूँ। भाई वो तो आपकी विजिबिलिटी एक नज़र आ रही होगी, जिसको देखना है आपको वो देख लेगा, जिसको सर्च करना है वो अभी भी करता है, अभी भी अप्रोच करता है, अभी भी बात करता है। अगर कोई उसको बिजनेस आइडिया चाहिए होता है वो भी डिस्कस करता है। एंड वन थिंग दैट रियली हैज़ हेल्प्ड मी ओवर द ईयर्स इज़ एन आइस ब्रेकिंग सेशन। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब किसी को अगर रीच आउट करता हूँ या किसी के साथ टीम ने अगर मीटिंग सेटअप की और मैं जाके उनसे मिलता हूँ, तो एटलीस्ट ये होता है कि यार वी हैव सीन यू समवेयर, वी हैव सीन यू ऑन लिंक्डइन, वी हैव सीन योर पॉडकास्ट, या किसी सेशन में किसी चैनल पे हम मिले थे, लेट्स टॉक। तो ओपननेस यकीन ज़्यादा है ना। इफ़ आई नो यू सो आई विल बी हैविंग अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। इफ़ आई डोंट नो यू, इफ़ यू आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही लिमिटेड होगी। इट विल टेक अस टाइम टू ओपन अप। Whereas if we know each other or if you know the other person, you will be able to relate certain things. आप उनको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे एंड यू नो कि यार ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं या इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं लिमिटेड, उस बारे में गाइड कर देंगे। सो इस तरह से लेके ही चलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तो काम किया है। अगर किसी और को इससे इंस्पिरेशन लेनी हो देखें। नहीं, आई थिंक अब ऑब्वियसली जमाना जो ना वो ये लिंक्डइन एंड ऑल दीज आर योर सोशल कैपिटल। ये वो एसेट है जो आप बिल्ड कर रहे हो, दैट विल एंड यू हैव टू गिव वैल्यू। अगर वो सिर्फ बहुत ही मतलब ऑब्वियस हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा जो अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे कोई हायर कर ले और मैं कोई ट्राइंग टू बी, क्योंकि लोग पीपल कैन रीड थ्रू थिंग्स, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज पीपल कैन रीड थ्रू थिंग्स, सो एंड डोंट लुक फॉर दैट वायरलिटी कि यार बस कोई वायरल हो जाऊंगा मैं ओवरनाइट, या you know एक पोस्ट विल डू वंडर्स एंड you know बस ये दिस विल बी अ गेम चेंजर, ऐसा कुछ। गिव योर पर्सनल टच। अब तो लिंक्डइन के ऊपर रीराइट विद एआई का ऑप्शन आ गया है ना, चैट जीपीटी, हम सबको पता है भाई। इन चीज़ों से आप वो काम करवाएं, रिसर्च वाला काम, बट कंटेंट हैज़ टू बी ऑथेंटिक। लोग अगर फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग, तो वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल टच पसंद करते हैं ना। वो कंटेंट तो वो भी निकाल सकते हैं चैट जीपीटी से, हर कहीं से निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल। सो यू हैव टू गिव वैल्यू, और वैल्यू के लिए एक ये भी जरूरी कि आप एफर्ट तो लगाएं जी। अगर आपकी फॉलोइंग है कुछ है, तो वो आप अपना ये थोड़ी बता सकते हैं आपके भाई ये मैंने बॉट्स के थ्रू कर लिया था। मैं इसको भाई मैं भी अगर कोई पोस्ट लिखता हूँ तो उसके बारे में कुछ डाउनलोड करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, कुछ समझता हूँ, कुछ वैल्यू निकालता हूँ तो दे पाता हूँ। सही बात है। वरना तो टेक्स्ट ले दूं या फिर किसी की पोस्ट है उसको रीशेयर कर दूं, दैट इज नॉट वैल्यू आई थिंक। आपके हिसाब से आजकल कितना की है टू बी ऑन द लिंक्डइन, लाइक एज एन एम्प्लॉयर और एज अ फाउंडर, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट? ठीक है आपने तो कर लिया एंड
you were a writer, right? तो आपके लिए या writer या you loved writing, Content creator, yes. या content create करना था, तो आपके लिए एक natural सी चीज थी, right? कुछ लोगों के लिए natural नहीं है, unnatural है. Even मेरे लिए भी unnatural होता है. Even मैं अपनी ये खुद podcast को share LinkedIn पे इतना ज्यादा नहीं करता मैं. कभी कभार imposter syndrome भी होता है आपको. तो आप, लेकिन फिर भी what is your advice for founders who are building something, or employees who are are playing a very key role and have things to share. But I think मुझे ऐसा लगता है कि a lot of people know a lot of things. उनको लगता है कि मैं बताऊंगा उससे क्या फायदा होगा 4 लोगों को बता के, मतलब maybe I don't have to talk about it. But आपको क्या लगता है क्यों करना चाहिए ये, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ये इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में मूविंग फॉरवर्ड? अच्छा, एक तो पहली बात, खैर एफर्ट तो सबके लिए है. मेरे लिए भी यकीनन मुझे कुछ लिखने का शौक था, बट उस लिखने के लिए भी आपको रीड तो करना जरूरी है. जी जी. और एंड फॉर a lot of people they already have that knowledge because they are meeting people, but वो उसको हो सकता है कोई लिखने में ना अच्छा हो, बट कोई वैसे ही वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छा हो, और अब तो ऑडियो कम्युनिकेशन भी आप कर सकते हैं. सो मीडियम्स तो अवेलेबल हैं, एंड फ्रॉम द वर्ड गो तो कोई परफेक्ट चीज़ नहीं होगी. अभी भी हम लिखते हैं, उसमें कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं, वो आप करेक्ट करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रीच आउट टू मी के सर आपने ये वाली स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई, तो आई मेक दोज चेंजेस एज वेल. सो ये तो नॉर्मल बात है ना, मतलब, और दीज आर ऑल रिलेटेबल थिंग्स. सो शेयर करना शुरू करें. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड आउट कि आपका स्वीट स्पॉट क्या है, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, क्योंकि कोई फिक्स रूल तो है नहीं. फॉर सम पीपल वीडियो विल वर्क, फॉर सम रिटन कंटेंट विल वर्क, फॉर इंस्टाग्राम समथिंग एल्स विल वर्क. सो मुझे लगता है उस हिसाब से होना चाहिए. और दूसरी ये कि इफ़ आई एम लुकिंग टू गेट इन टच विद समवन, जो कि कोई मुझे किसी सोल्यूशन की लेट से ज़रूरत है, मुझे लॉयल्टी प्रोग्राम की लेट से ज़रूरत है एज अ ब्रांड, वेयर डू आई सर्च? एक तो अपने नेटवर्क में, बट नेटवर्क में लेट से एक बंदा मुझे मिल गया, अब या तो मैं उसके साथ चला जाऊँ, या इफ आई एम लुकिंग फॉर कंपैरिजंस और अ बेटर सोल्यूशन, वेयर डू आई गो एंड सर्च? आई राइट ऑन गूगल, आई राइट ऑन लिंक्डइन. हो सकता है अगर पाकिस्तान में कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा तो आपको कोई आउटसाइड पाकिस्तान ले जाए, बट दैट विल बी अ एक्सपेंसिव सोल्यूशन फॉर यू. सो अब अगर आपकी प्रेजेंस है, आपने राइट वर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं, आपने अपना पर्सोना बिल्ड किया है, तो आपकी प्रोफाइल विजिबल होगी, एंड दैट इज हाउ पीपल विल रीच आउट फॉर अ बिजनेस, फॉर अ स्टार्टअप, फॉर anyone for that matter. Eventually it is the business, right? Yeah. We are working to maximize the wealth of the business, right? Or wealth of the shareholders actually. So हमें visible होना पड़ेगा. अगर आप digital traces नहीं सोच रहे, so the customer will look for the best alternate that is available. If you're not, it will be your competitor. They'll take the business out of you. So why are you leaving that? I mean, we saw जब पहले रेडियो होता था, फिर टीवी आया तो सबके चैनल बने, फिर डिजिटल टीवी आया तो अब हम कितने चैनल देखते हैं, यूट्यूब आया, सारे चैनल उसके ऊपर अवेलेबल हैं. हम इग्नोर करेंगे तो हम ही पीछे रहेंगे. जो उसके ऊपर बेनिफिट ले रहे होंगे उनकी विजिबिलिटी भी होगी, उनकी लर्निंग्स भी होगी, उनके पास ज़्यादा क्लाइंट आएंगे, ज़्यादा R&D करेंगे, सोल्यूशन बेहतर लेके जाएंगे. अगर आप अपनी विजिबिलिटी को कंट्रोल सिर्फ करके रखेंगे तो आपको एफर्ट इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा ना. आपको कोई जानता ना हो तो आपको जाना पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि दूसरा ये भी हो सकता है 70% लीड्स आप जनरेट करते हो खुद से, 30% ऑटो आती हो, जैसा कि अब हमारे साथ होता है. सो एवरीवन रीचेस आउट इफ दे आर एग्जिस्टिंग प्लेयर और अ न्यू प्लेयर के सर ये पेमेंट ऑप्शन है, एंड देन वी गाइड देम ऑल्सो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस. अब यू हैव टू गाइड देम कि भाई यार आपके लिए ये पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, ये चीज़ अवेलेबल है. सो आई थिंक फॉर फाउंडर्स, for I mean, I think more than founders, for everyone now, digital presence has become inevitable now. If you are not available digitally, I believe you do not exist. तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं अगर आप इस मीडियम को सही से यूटिलाइज नहीं किसी भी डिजिटल मीडियम को नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से तो आप यू आर मिसिंग आउट ऑन बिग थिंग्स. Absolutely. One last thing before we end this interview, and since you have been on both sides, आप जो है वो एक corporate world में भी काम किया, फिर आप जो है वो you came to the startup world, you worked for eOcean, you worked for PayMob, एक fintech company है, now you are founding member of Switch. आपने and you worked closely with founders as well, right? आपने founder
के माइंडसेट में और एक एम्प्लॉय के माइंडसेट में, व्हाट इज दैट डिफरेंस दैट यू सीन, दैट यू थिंक के जो फाउंडर सोच रहा होता है वो एम्प्लॉय उसको उस तरह से नहीं देख पाता? और कभी कभार फाउंडर्स आर एम्बिशियस, दे आर बिल्डिंग समथिंग व्हिच इज primarily in the startup world are someone which has not been done before, right? Something that has not कोई प्रूवन मॉडल नहीं है, इसका कोई पता नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और एम्प्लॉयज अपने एक सर्टेन रोल के अंदर होते। तो आपको क्या लगता है कि वो ट्रांजिशन समझना कितना ज़रूरी है एम्प्लॉय को फाउंडर को, और फाउंडर एम्प्लॉय को? बिकॉज आई थिंक दिस इज अ ग्रेट nexus and a bridge that needs to be there, because एक अच्छी कंपनी बनाने के लिए एक अच्छी टीम चाहिए, और लेकिन उस टीम का उस फाउंडर के साथ अलाइन होना जरूरी। तो वो दोनों के माइंडसेट क्या डिफरेंस आपने देखे, और उसको कैसे एक जगह पर जो ना वो लेकर आते हैं तो ग्रेट कंपनीज बनती है? एक तो खैर आपने ज़बरदस्त टच अपॉन के, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एज वेल, इट्स द पैशन। दूसरा मुझे जो फंडामेंटल डिफरेंस लगा वो ये है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑफ कर जाता है after a certain time, maybe 7-8 p.m. Employees tend to take an off after that. Founder doesn't. और मैंने यही डिफरेंस देखा सब में। फाउंडर्स ड्रीमर्स हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग, रिलेटिंग एवरीथिंग विद व्हाट दे आर डूइंग एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द बिजनेस ओवरऑल। ये मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगा। जो पहले मैं अगर पुराने अपने आप को भी देखूं, ऑल्दो हमें ये सिखाया गया था कि भाई आप अगर रिलेशनशिप रोल में है, बिजनेस रोल में है, सो 24/7 आपने सर्व करना है कस्टमर्स को, और वो हमारे अंदर बैठा। और हम अभी भी उसको ऐसे ही लेते हैं कि भाई सोल्यूशन कैसा भी हो, इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू द क्लाइंट, सो यू विल बी वाइप्ड आउट। सो ये मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है फाउंडर में, कि फाउंडर्स हर वक्त बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। कोई नई चीज़ आई, उसको एक्सप्लोर करना, उसको रिलेट करना, उस आइडिया को पैशनेटली शेयर करना, फॉरन डिस्कस करना। अनलाइक एम्प्लॉय जो कि सोचता है कि अगर मैंने एट दिस आवर शेयर कर दिया, हो सकता है उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आ जाए और ये काम मेरे सर आ जाए। यस, दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। ऑल्दो मतलब ऑफ कोर्स फॉर अ फाउंडर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे एम्प्लॉयज आपके साथ हो जो कि आपका बर्डन शेयर कर रहे हो ना, वो ओनरशिप ले रहे हो। एंड फाउंडर ऑफ कोर्स एवरीबडी लव्स दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉय। फाउंडर्स आर नो डिफरेंट। आपके डायरेक्टर्स भी ऐसे ही पसंद करते हैं। जब हमारे हायर अप्स थे, आई नीड टू मेक माई फाउंडर और माई डायरेक्टर और माई लाइन मैनेजर फॉर दैट सम पीपल गुड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो फाउंडर्स में भी यही चीज़ है कि फाउंडर्स को थोड़ा ये मतलब एक मुश्किल प्रोसेस है, बट यू नीड टू, रादर देन लुकिंग फॉर स्किल्स फर्स्ट, आई थिंक यू नीड टू फाइंड आउट द राइट माइंड सेट. You need to have a few conversations, especially with the leadership people, so that you can able to relate to them. So I mean, so that you can find out कि if these are the people I can work with, हमारे जो वर्क एथिक्स हैं क्या वो सेम है, हमारा पैशन क्या सेम है, क्या हमें वो ओनरशिप मटीरियल इनके अंदर नज़र आ रहा है, या ये वो लोग हैं जो कि लेड बैक हैं, ऑफ करके चले जाएंगे तो फिर रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे. क्योंकि ये चैलेंज है, और स्टार्टअप में आपको पता है कि 24/7 है, दिन ना रात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चैलेंज भी कभी आता है, बट देन उसमें ही तो मजा है. इफ यू आर content with something, or if you want to be in a relaxed environment, there are other organizations. But if you want to learn and grow, and we have seen that startups में growth की trajectory कैसी होती है और corporates में कैसी होती है, because corporate makes professionals, right? Yeah. But here you're making a career out of it. Learning आपकी अलग है, तेज ग्रोथ है, नई चीज़ें करने का मौका है. So मुझे लगता है ये fundamental difference मुझे जो feel हुआ वो ये है. Thank you, Raza. We've come to the end of the podcast. Thank you for being here. Thank you for sharing wonderful insights about your career path, about payments, about your LinkedIn influencer journey. So really thankful for you being here on this podcast. Thank you very much for having me. मुझे बहुत मज़ा आया, टाइम भी पता नहीं चला, मतलब बड़ी पैशनेट चीज़ें हमने डिस्कस की. So thank you very much for asking such interesting questions and for exploring the overall journey. Thank you everyone for watching. We'll be back with the next episode very soon.